हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। चलिए आज के इस वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो सेशन में हम सभी BHIC 131 एवं BHIC 101 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा या अगर नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इन दोनों ही सब्जेक्ट्स के एक एक वीडियो सेशन पहले ही आ चुके हैं, BHIC 131 के भी और BHIC 101 के भी। तो जिन छात्रों ने उस वीडियो सेशन को नहीं देखा है तो वो कृपया करके प्लेलिस्ट या पॉडकास्ट सेक्शन में जा करके अपना ये वीडियो देख लें, ताकि आज का ये वीडियो सेशन उनको समझ में आए। और ये जो BHIC 131 और BHIC 101 जो है, दरअसल ये एक हिस्ट्री की बुक है। एंड हिस्ट्री कोई छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है कि जिसको 1 घंटे या 2 घंटे में पढ़ाकर खत्म कर दिया जाए, क्योंकि इसको पढ़ने में महीनों सालों लग जाते हैं और इसकी रिसर्च जो है वो अब तक जारी है और आगे भी जारी रहेगी। दैट्स वाई मैं यहाँ पर इतना ही पढ़ाने का प्रयास करूंगा, इतना ही समझाने का प्रयास करूंगा जिससे आप लोगों के एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाए। और BHIC 131 और BHIC 101 दोनों ही बुक लगभग सेम है, वो मैं आप लोगों को इनके सिलेबस से, इनके चैप्टर से मैच करके दिखा देता हूँ। उसके बाद हम लोग अपने डिस्कशन की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये BHIC 131 की बुक है। इसमें पाठ्यक्रम विवरण जो है, इसमें आप देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, एक स्रोत के रूप में पुरातत्व विज्ञान और प्रमुख पुरातात्विक स्थल, भारतीय इतिहास, प्राकृतिक विशेषताएं, गठन एवं लक्षण, शिकारी संग्रहकर्ता, पुरातात्विक परिप्रेक्ष्य, कृषि और पशुपालन का आरंभ, हड़प्पा सभ्यता, कालानुक्रम, भौगोलिक विस्तार, हास्य विघटन, हड़प्पा सभ्यता, भौतिक विशेषताएं, संपर्कों का रूप, समाज, धर्म, ताम्रपाषाण युग और आरंभिक लौह युग, प्रारंभिक वैदिक समाज, उत्तर वैदिक युग में परिवर्तन। मतलब ये सब जितने भी चैप्टर्स आप देख रहे हैं वो कुल मिलाकर के BHIC 101 बुक से टोटली मैच करते हैं। आपको मैं अभी दिखा दे रहा हूं। अभी मैं नीचे आता हूं, आप लोगों के सामने स्क्रीन पर लेकर के आ रहा हूं उस पेज को। देखिए यहाँ पर भी वही है, भौगोलिक क्षेत्र और विस्तार, स्रोत, प्रागैतिहासिक काल, शिकारी संग्रहकर्ता समाज, नवपाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता 1, हड़प्पा सभ्यता 2, हड़प्पा सभ्यता 3, वैदिक काल 1, वैदिक काल 2, लोहे का आविर्भाव, लौह युग जो है, बौद्धिक विकास और तपश्चर्या, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीवक संप्रदाय, यही सारी चीजें जो है वो आपको BHIC 101 एंड BHIC 131 में देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इन दोनों को मिला करके मैंने ये वीडियो सेशन कंबाइंड रूप से कंपाइल किया है। ठीक है, और इस वीडियो सेशन में जो है ना, आज हम लोग लगभग 2-3 प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे, और जो कि मेरे अनुमान से आपके 20 मार्क्स आसानी से इन प्रश्नों को देख करके आ जाएंगे। ठीक है, दरअसल इसके जो पहले वीडियो सेशन में हमने डिस्कस किया था उसमें हम सभी ने संभवतः प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, इन सभी बातों की चर्चा करी थी। ठीक है, और आज का जो हमारा डिस्कशन है इसके अंदर हम सभी कुल मिलाकर के, एक सेकंड फुल स्क्रीन मोड में आ जाने दीजिए, कुल मिलाकर के सिंधु घाटी सभ्यता की चर्चा करेंगे, साथ में हड़प्पा सभ्यता की, जो दोनों एक ही है, सिंधु घाटी और हड़प्पा दोनों एक ही है, इसकी चर्चा करेंगे। और उसके अलावा हम सभी जो भारत में प्रागैतिहासिक संस्कृतियां हैं, जो पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल है, इन सभी की चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। ये एक छोटा सा पेज है, शिक्षा मैटर्स, जो इस चैनल का नाम है, जिस फैमिली से आप सभी जुड़े हैं उसके लिए आप लोग एक लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपको भी फायदा होगा और साथ में मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा। मुझे भी मेरे दिल में जो है इंकरेजमेंट होगा और मैं आप लोगों के लिए नए नए वीडियोस बना पाऊंगा। और ये एक छोटा सा एडवर्टीजमेंट है जिसमें ये बताया गया है कि इग्नू टिप्स असाइनमेंट जो कि पहले था, या शिक्षा मैटर्स या अंशु पब्लिशर, सब एक ही है। तो ये जो है इन सब चीज़ों में डील करती है, जैसे इग्नू सॉल्व्ड असाइनमेंट, इग्नू 100 टन असाइनमेंट, हार्ड कॉपी, PDF, गैस पेपर, PDF गाइड बुक, सिनॉप्सिस, इन सब चीज़ों में डील करती है। जिनको भी चाहिए वो 9523779253 या फिर 9798808991 पर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं, या मेल करके भी अपने रिक्वायर्ड जो मटेरियल है उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब एडवर्टाइजमेंट की बातें थी, इसको हटाते हैं, इसको डिलीट करते हैं और हम लोग सीधे चलते हैं अपने डिस्कशन पॉइंट पर। तो ऐसा है कि ये जो बुक है, बुकलेट का नाम है BHIC 131, ये वाला। ठीक है, एंड BHIC 101, ये दोनों बुक्स जो है ये कुल मिलाकर के 4 प्रोग्रामों में
इग्नू के अंदर चलती है। बीएजी बैचलर ऑफ आर्ट्स जनरल, बीएएचआईएच बैचलर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री ऑनर्स, बीएएम बैचलर ऑफ आर्ट्स मेजर नॉर्मल है, ये नॉर्मल, ठीक है। ये 4 इयर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के तहत इस बार जनवरी 2024 में लागू किया गया। उसके बाद बीएएफएचआई है, इसको हम कह सकते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री मेजर, ठीक है। तो इन चारों प्रोग्राम्स के अंदर ये दोनों सब्जेक्ट्स चलते हैं, दोनों सब्जेक्ट्स के जो सिलेबस हैं और जो कोर्सेस हैं और जो चैप्टर्स हैं वो सेम है, तो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, सीधे सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। तो बात ऐसी है दोस्तों कि ये वाला जो क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, इसकी चर्चा कीजिए। प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में साहित्यिक स्रोतों की चर्चा कीजिए। इन सब का डिस्कशन हम लोग पहले ही पिछले वीडियो सेशन में कर चुके हैं। दैट्स वाई हमको इस क्वेश्चन को डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी जितनी चीजें हैं इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसको भी डिस्कस कर चुके हैं, ये सारी चीजें डिस्कस हो गई हैं, ठीक है। ये वाला भी हो गया है। ये जो है दूसरा नंबर प्रश्न प्राचीन भारतीय इतिहास, ये वाला भी डिस्कस हो चुका है। अब आज जो डिस्कस हमें करना है वो तीसरे नंबर प्रश्न से हमारा डिस्कशन स्टार्ट होने वाला है। एंड द क्वेश्चन इज कि मध्य पाषाण कालीन संस्कृति का उल्लेख कीजिए, भारतीय प्रागैतिहासिक काल का उल्लेख कीजिए। ये सभी प्रश्न एक ही है लगभग, ठीक है। अभी जब डिस्कस करूंगा तो मैं आप लोगों को प्रॉपर्ली बताऊंगा कि कहां से किसका आंसर हो सकता है। पाषाण चित्रकला के बारे में बताइए, इसका भी उत्तर इसी में मिलने वाला है। प्राचीन भारत में क्षेत्रों के गठन की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए। प्रागैतिहास क्या है, भारत में निम्न पाषाण संस्कृतियों का वर्णन कीजिए। भारतीय पाषाण संस्कृतियों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। पाषाण युग के इंसानों का विवरण दीजिए। भारत की पाषाण कला की चर्चा कीजिए। ये सब क्वेश्चंस जो है वो आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, और इनमें से अगर कोई भी एक प्रश्न पूछा जाता है तो आपको आंसर जो लिखना है वो मैं भी आपको बताऊंगा। हम प्रागैतिहासिक शिकारी संग्राहक समाज के इतिहास का निर्माण कैसे करते हैं, चर्चा कीजिए। पूरा पाषाण की विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। नव पाषाण संस्कृतियों की चर्चा कीजिए। ये सारे प्रश्न है और इन सभी प्रश्नों के उत्तर अभी हमें देने हैं। सबसे पहला जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रागैतिहास क्या है, प्रागैतिहास क्या है, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दरअसल बात यह है कि दोस्तों, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं और आज के इस वीडियो सेशन में भी मैं बता रहा हूं कि देखिए, जो हमारे भारत के इतिहास की जब बात होती है तो हमारे भारतीय इतिहास को मूलतः 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारतीय इतिहास, प्राचीन कालीन इतिहास, ठीक है, प्राचीन काल में। दूसरा है मध्यकालीन, ठीक है। तीसरा है आधुनिक। और कुछ इतिहासकार इसी में जो मध्यकालीन है इसको 2 और भागों में विभाजित कर देते हैं, मतलब कुल मिलाकर के 4 भाग में। प्राचीन काल, ठीक है, दूसरा पूर्व मध्यकाल, जैसे कि उपिंदर सिंह की जो पुस्तक है वो इतिहास को 4 भागों में विभाजित करती है। प्राचीन काल, पूर्व मध्यकाल, उसके बाद मध्यकाल और उसके बाद अंतिम में सबसे लास्ट में आधुनिक काल, ठीक है। तो भारतीय इतिहास को इस तरीके से डिवाइड किया जाता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट कि ये प्रागैतिहास क्या है, हम इसकी चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पूर्व मध्यकाल और आधुनिक काल जो है, लगभग इनके जो स्रोत है ना वो लिखित रूप से या किसी अन्य रूप में हमारे पास उपलब्ध है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट प्राचीन काल, जो प्राचीन काल है, तो प्राचीन काल का जो कोई लिखित स्रोत, ऐसा कोई विस्तृत स्रोत हमारे पास उपलब्ध नहीं है, ठीक है। दैट्स वाई इसको पुनः से 3 भागों में बांटा गया है प्राचीन काल को। सबसे पहला है प्राग इतिहास, ठीक है, प्राग इतिहास। दूसरा है आद्य इतिहास, ठीक है। आप लोग चाहें तो मेरी बातों को सुन करके अपना काम चला सकते हैं। और तीसरा है इतिहास, ठीक है। तो जो प्राग इतिहास है, प्राग इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो ये उस समय की चर्चा करता है जिस समय लेखन का आविष्कार हुआ नहीं था, ठीक है। और जब लेखन का आविष्कार नहीं हुआ था तो उस समय की जानकारी हम कैसे जुटाते हैं, तो हम खोज करके या खुदाई करके उस समय की जानकारी जुटाते हैं, ठीक है। तो उसी को हम प्राग इतिहास कहते हैं। प्राक जोड़ इतिहास, प्राक मतलब होता है पूर्व और इतिहास का मतलब इतिहास, मतलब इतिहास के पूर्व की घटना, जब लेखन का आविष्कार नहीं हुआ था उस समय के इतिहास को हम प्राग इतिहास कहते हैं। अब जब हम लोग दूसरी बात करते हैं आद्य इतिहास के बारे में, तो ये उस समय की बात है जिस समय लेखन का तो आविष्कार हो गया था, बट हमने आज तक उस लेखन को पढ़ने में कोई सफलता प्राप्त नहीं की है।
जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ आदि इतिहास का। सिंधु घाटी सभ्यता से मिली मोहरे, सिंधु घाटी सभ्यता से मिली लेखन लिपि वगैरह को आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं, तो वो आद्य इतिहास के अंतर्गत आता है। या ऋग्वैदिक काल में जो भी कुछ महत्वपूर्ण कुछ चीजें मिली है उसको भी हम आज तक डेसिफर नहीं कर पाए, हम पढ़ नहीं पाए हैं। जैसे प्राग इतिहास काल का भी एक कुछ उदाहरण है, जैसे कि जो स्टोन एज में लोग रहते थे, मतलब पत्थर वाले समय में जो लोग रहते थे, पत्थर काल में, पाषाण काल में, प्रस्तर काल में, उस समय का कोई लिखित इतिहास हमारे पास उपलब्ध नहीं है, बल्कि हम उसके इतिहास के पुनर्निर्माण में क्या करते हैं, तो कुछ स्थलों की खोज करते हैं। उसके बाद हम पुराने समय में जो लोग जैसे रहते होंगे उसका बस एक अनुमान लगाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब हम इतिहास की चर्चा करते हैं तो प्राचीन काल में कुछ ऐसे भी इतिहास है जिस समय लेखन का आविष्कार हो चुका था और लेखन को आज पढ़ा भी जा चुका है। जैसे कि मौर्यन एम्पायर में अशोक सम्राट हुए, राजा अशोक द ग्रेट अशोक, जो भी आप बोल ले, तो उनके शिलालेख, स्तंभ लेख वगैरह भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान वगैरह में पाए गए हैं और उनके लेखन को पढ़ने में जेम्स प्रिंस ने सफलता भी प्राप्त की है और उनके माध्यम से हम अपने इतिहास का पुनर्निर्माण भी कर पाते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर आपसे प्राग इतिहास के बारे में पूछा जाए तो उस काल को कहेंगे जिस समय लेखन का आविष्कार नहीं हुआ था और हम उस समय के इतिहास का केवल एक मोटा मोटा अनुमान लगा सकते हैं और उसी काल को हम लोग प्राग इतिहास कहते हैं। तो यही बात है। या कुल मिलाकर के हम ये भी कह सकते हैं कि दस्तावेजीकरण या लेखन के पूर्व के समय घटित हुई घटनाओं का संग्रह ही प्राग इतिहास काल है। ठीक है, मेरे ख्याल से अब आप लोग प्राग इतिहास को समझ गए होंगे। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि प्राग इतिहास क्या है तो आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि जो प्रागैतिहासिक काल है वो मूल रूप से मानव सभ्यताओं के मध्य लेखन कला के विकास से पूर्व की घटनाओं का वर्णन करता है। मतलब मानव सभ्यता के मध्य, मतलब मानव सभ्यता में जब लेखन कला का विकास नहीं हुआ था, उससे उस समय की घटना, उस समय की जो मानवीय गतिविधियां थी, उस समय जो सभ्यताएं थी, उस समय जो पत्थर के औजारों का प्रयोग वगैरह होता था, तो उसकी जो चर्चा है वो हम प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत देखते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन हमें यह जानकर आश्चर्य होगा कि मनुष्य ने जो है ना अपने अस्तित्व के आरंभ से लेकर आज तक का 99% हिस्सा या तो शिकारी के रूप में बिताया है, या फिर संग्रहकर्ता के रूप में बिताया है, या फिर यूं कह ले कि आखेटक के रूप में बिताया है। कहने का ये तात्पर्य है कि अभी रिसेंट के जो मात्र 10,000 वर्ष हैं उसमें ही मनुष्य ने कृषि वगैरह करना सीखा है, उत्पादन करना सीखा है और अपना एक जीवन सही तरीके से जीना सीखा है। इससे पहले वो पूर्ण रूपेण प्रकृति पर निर्भर थे अपने भोजन के लिए। या तो वो प्रकृति की जड़ खाते थे, फल फूल खाते थे, या प्रकृति में मौजूद पक्षी, जानवर, मछली इत्यादि को पकड़कर वो अपना भोजन जुटा लेते थे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अपने अस्तित्व के अधिकांश काल में जो है ना हमारे जो मनुष्य की जो जाति है उन्होंने अपने आप को या तो प्रकृति या पर्यावरण पर आश्रित रखा था। ठीक है, ऐसा कहा भी जाता है कि मनुष्य जो है ना वो प्रकृति का दास है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं कि प्रकृति पर अपना संपूर्ण कब्जा प्राप्त करना चाह रहे हैं, और ये संभवतः संभव नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यों हम प्रकृति को अपना दास बनाने की कोशिश करेंगे त्यों हमें नुकसान होगा और हम दिक्कत में आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम चर्चा करते हैं ये, जैसे कि ये सब जो मैं चर्चा कर रहा हूं इसके माध्यम से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि हम प्रागैतिहासिक समाज या शिकारी संग्राहक समाज के इतिहास का निर्माण कैसे करते हैं। तो ये सब चीजें आप उस आंसर में कोट कर सकते हैं और आपका आंसर सही होगा। ठीक है, आगे अगले से स्लाइड में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं उसको बताता हूं। चलिए, पेन मेरा कहाँ गया। तो देखिए, दरअसल ऐसा है कि जो भी हम लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं, ठीक है, उस समय के बारे में, मतलब जिस समय शिकारी या संग्रहकर्ता के रूप में मानव अपना जीवन बिताया करता था, तो उसकी जानकारी हमें प्राप्त करने के लिए कुछ चीजों की मदद लेनी पड़ती है, कुछ शिक्षण कला की मदद लेनी पड़ती है। ठीक है, वो मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे कि अभी भी वर्तमान समय में कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर शिकारी और संग्रहकर्ता समूह की बनावट में रहते हैं, तो उनके जीवन को पढ़ करके, उनके जीवन का अध्ययन करके हम अपने पुराने समय के इतिहास का एक अनुमान लगाते हैं। ठीक है, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आज के जो शिकारी संग्रहकर्ता रह रहे हैं तो हमारे पूर्व में जो भारतीय शिकारी संग्रहकर्ता रह रहे होंगे वो कैसे रह रहे होंगे। ठीक है, उसके अलावा जो पुरातत्वविद हैं या पुरातत्ववेत्ता है और जो वैज्ञानिक है वो लोग कई अन्य चीजों की भी सहायता लेते हैं ताकि वो प्रागैतिहासिक काल के समाज का निर्माण कर सके या समाज के इतिहास का पुनर्निर्माण कर सके। जैसे कि उस काल में जो पत्थर के औजार वगैरह चलते थे
और हड्डियों के अवशेष वगैरह, फिर पर्यावरण के अध्ययन से वो ये पता करते हैं कि उस समय में जो प्रागैतिहासिक काल में जो मानव वगैरह रहते थे वो कैसे रहते थे, किस प्रकार से रहते थे। ठीक है, तो क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और आगे डिस्कस करते हैं अगली स्लाइड में। तो उसके बाद देखिए और भी चीजें हैं जिनसे वो जैसे जानवरों के अवशेष, पौधे और अन्य जैव अवशेष वगैरह का अध्ययन करके हम सभी जो है ना प्रागैतिहासिक काल के मानव समाज के इतिहास का पुनर्निर्माण वगैरह कर लेते हैं। आई होप इन सभी बातों को आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि जो प्रागैतिहासिक काल है उसका अधिकांश जो हिस्सा है वो पत्थर से संबंधित है, क्योंकि उस समय में अधिकतर जो शिकारी और संग्रहकर्ता हुआ करते थे, अरे भैया ये क्या हो गया, अगली स्लाइड में आ गया। तो उस समय में जो शिकारी और संग्रहकर्ता हुआ करते थे तो वो लोग अधिकतर औजार जो प्रयोग करते थे वो पत्थर के औजार का प्रयोग करते थे। इसी कारण से प्रागैतिहासिक काल को अक्सर लोग इस तरीके से कहते हैं कि पाषाण काल था या प्रस्तर युग था। पाषाण मतलब पत्थर या प्रस्तर मतलब पत्थर, तो पत्थर का काल था। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये बात तो आप लोग समझ गए। तो पत्थर पर की गई खुदाई वगैरह, चित्रकारी वगैरह से भी हम प्रागैतिहासिक काल के लोगों की अर्थव्यवस्था और समाज की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अब कुल मिलाकर के अब हम प्रागैतिहासिक काल का विभाजन करते हैं। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल को मूलतया 3 रूपों में विभाजित किया जाता है या 3 युगों में विभाजित किया जाता है, जिसे हम 3 एज सिस्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो वो 3 युग है वो कुछ इस तरीके से हैं: पाषाण काल, उसके बाद ताम्र पाषाण काल एवं तीसरा जो है लौह युग है। और जो हमारा पाषाण काल है या जो पाषाण युग है उसको पुनः से 3 भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। और इससे आपके प्रश्न बन सकते हैं कि पूरा पाषाण काल की चर्चा कीजिए, मध्य पाषाण काल की चर्चा कीजिए अथवा नव पाषाण काल की चर्चा कीजिए, या फिर ये भी प्रश्न बन सकता है ताम्र पाषाण काल की चर्चा कीजिए, लौह युग की चर्चा कीजिए। ऐसे कई सारे प्रश्न आपके बन सकते हैं यहाँ से, और इसकी चर्चा मैं अभी करूंगा। एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि प्रागैतिहासिक काल का पाषाण युग क्या है। तो दरअसल पाषाण जो प्रागैतिहासिक काल है, इस युग के दौरान जब मानव का विकास हो रहा था तो उस समय का जो पहला चरण था वो पाषाण युग का चरण था। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि पाषाण युग जो है मानव विकास का पहला चरण था। और पाषाण युग के जो विभिन्न औजार होते थे, या हम यूं कह लें कि जो अधिकतर औजार होते थे वो पत्थरों से निर्मित होते थे, जिसकी वजह से इसका नाम पाषाण युग पड़ गया या प्रस्तर युग पड़ गया। ठीक है, और प्रागैतिहासिक काल को पुनः से 3 भागों में विभाजित किया गया है। और इसकी जो विभाजन मतलब इसका जो विभाजन हुआ है वो मूल रूप से इसके उत्खनन की वजह से हुआ है, क्योंकि इसके जो अधिकतर औजार थे वो पूरा पाषाण काल में मोटे वाले पत्थर के औजार पाए गए हैं, मध्य पाषाण काल में उससे थोड़े पतले औजार पाए गए हैं, और नव पाषाण काल में उससे पतले औजार पाए गए। तो कुल मिलाकर के इसके उत्खनन के आधार पर इस प्रागैतिहासिक काल या इस पाषाण युग को 3 भागों में विभाजित किया गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल। और ये जो अवधि है ये आपको 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व जो यहाँ दिखाई दे रही है, इसमें थोड़ी बहुत अंतर हो सकती है। अलग अलग इतिहासकार का अलग अलग अपना डेटा है, वो अलग अलग मानते हैं और मान करके चलते हैं। ठीक है, तो इसको हालांकि ये जो डेट्स है इसको याद नहीं करना है, हमारा जो मेन पॉइंट्स है वो डिस्कस करना है। उसके बाद 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व जो है मध्य पाषाण काल हम मान करके चलते हैं। ठीक है, अगली स्लाइड में चलते हैं और अगली स्लाइड में जो है नव पाषाण काल के बारे में दिया गया है। नव पाषाण काल यहाँ है, तो ये जो है नव पाषाण काल 6,000 से 1,000 ईसा पूर्व तक रहा था। ठीक है, अब देखिए जो ये पाषाण युग का जो वर्गीकरण हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके पीछे कुछ रीजन थे। पाषाण युग को जो 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इसके पीछे 3 मुख्य रीजन थे। पहला तो भूवैज्ञानिक युग, उस समय में जो पृथ्वी थी उस पर वो कैसा था उसके आधार पर पाषाण काल का विभाजन हुआ। पत्थर के औजार कैसे थे, पत्थर के प्रकार कैसे थे एवं पत्थर बनाने की तकनीक वगैरह कैसी थी, और निर्वाह आधार मतलब जीवन कैसे निर्वहन होता था, कैसे लोग अपना जीवन जीते थे, इन सभी कारणों को मिला करके पाषाण युग को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल। तो मेरे ख्याल से आप लोग इन बातों को समझ गए होंगे। ठीक है, अब पहला यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे, सबसे पहले पूरा पाषाण युग की या प्राचीन पाषाण युग की चर्चा करेंगे। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पूरा पाषाण युग की चर्चा कीजिए, या पूरा पाषाण युग की विशेषताओं के बारे में बताइए, या पूरा पाषाण युग के समाज के बारे में बताइए। अगर आपसे इस तरीके का कोई भी प्रश्न पूछा जाता है, पूरा पाषाण युग से कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तो उसका जो उत्तर है वो यहां से स्टार्ट होगा, जिसकी चर्चा अभी मैं करूंगा। ठीक है, तो दरअसल जब उत्पत्ति की बात करते हैं, जो पूरा पाषाण शब्द है दरअसल ग्रीक वर्ड पैलियो एंड लिथिक से बना है। पैलियो मतलब होता है पुराना, ओल्ड, एंड लिथिक मतलब होता है पत्थर, स्टोन। ठीक है, तो पुराने पत्थर का काल जो है वो पूरा पाषाण काल कहलाता है। अब उस समय कौन सा भौगोलिक युग रहा होगा या भूवैज्ञानिक युग रहा होगा,
तो देखिए भारत की जो पूरा पाषाण संस्कृति है या पुराना पाषाण युग है वो प्लाइस्टोसीन काल या हिम युग का है, ठीक है। मतलब देखिए बात यह है कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, ये है हमारी पृथ्वी, ठीक है। इसको आप लोग बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। और इसके पूरे सेंटर में एक रेखा है जिसे हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसे हम 0 डिग्री अक्षांश के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद है 23.5 डिग्री दक्षिण, ठीक है, 23.5 डिग्री दक्षिण, और ऊपर में है 23.5 डिग्री उत्तर, ठीक है। और कुल मिलाकर के ये हमारा सूरज है, ठीक है। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो पूरा पृथ्वी जो है वो बर्फ से ढका हुआ था। क्लियर है? एक क्लियर शॉट में समझ लीजिए पूरा पृथ्वी बर्फ से ढका हुआ था और उसी काल को हम लोग कहते हैं प्लाइस्टोसीन युग या हिम युग, ठीक है। उस समय मौसम इतना ठंडा था, इतनी बर्फ ढकी हुई थी कि मानव और किसी भी पौधे वनस्पति का अस्तित्व जो है वो संभव नहीं था। लेकिन टू द पॉइंट एक बात है, पृथ्वी को कुछ भागों में विभाजित किया गया है। हमारा जो ये वाला भाग है, ये वाला, इसको उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। चूंकि यहाँ पर सूर्य की जो किरणें हैं वो लगातार लगभग हमेशा बराबर पड़ती रहती है, ठीक है। उसके बाद 23.5 डिग्री से ऊपर एक और विभाजन है 66.5 डिग्री उत्तर, ठीक है। और एक नीचे विभाजन है 66.5 डिग्री दक्षिण, ठीक है। और ये वाला जो रीजन है 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री, ये वाला, और नीचे ये वाला जो रीजन है, इस पर सूर्य की किरणें कम पड़ती है कभी कभी, इसीलिए इसको उपोष्ण क्षेत्र कहते हैं या समशीतोष्ण क्षेत्र के नाम से जानते हैं, ऊपर में भी नीचे में भी, ठीक है। और सबसे ऊपर है पोल, ऊपर में है उत्तरी पोल और नीचे में है दक्षिणी पोल, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, जहां पर सूर्य की किरणें लगभग नहीं के बराबर पड़ती है। 6 महीना दिन होता है और 6 महीने का रात होता है, ठीक है। तो अब हम हमारे मेन डिस्कशन का टॉपिक है जो ये जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, मैं दूसरा ये येलो वाला लेता हूं, ये जो हमारा 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर के 23.5 डिग्री दक्षिण है, ये वाला पोर्शन, यहाँ पर सूर्य की किरणें चूंकि रोज हमेशा पड़ती रहती थी तो इस रीजन से इस इलाके में बर्फ का पिघलाव शुरू हुआ। अब जैसे जैसे बर्फ पिघलने लगा, और आपको मैं एक जानकारी की बात बता दूं कि हमारा जो भारत है ना वो भी यहीं पर पड़ता है, यही उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। हमारे भारत का जो दक्षिणी भाग है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है, और जो उत्तरी भाग है जैसे आपको बिहार वाला रीजन हो गया और उसके बाद जम्मू कश्मीर वाला रीजन हो गया, वो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। तो जो भारत का अधिकतर दक्षिणी भाग है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। तो कुल मिलाकर के चूंकि यहाँ पर सूर्य की रोशनी हमेशा पड़ती थी तो यहाँ के बर्फ पिघलने लगे, और बर्फ के पिघलने से यहाँ के तापमान में बढ़ोतरी हुई, और बढ़ोतरी होने के साथ क्या हुआ कि आपको यहाँ पर जो है पेड़ पौधे का अस्तित्व थोड़ा बहुत जगने लगा। और हमारे जो मनुष्य है, जो हम होमोसेपियंस है, उसकी भी एक प्रजाति होमोनॉइड वगैरह जो है वो पनपने लगी, ठीक है। और यहीं से पूरा पाषाण काल का युग स्टार्ट होता है, क्योंकि हिम युग था, थोड़े बहुत पत्थर बर्फ वगैरह थे। तो इस यहाँ से लगभग मानव प्राणी अस्तित्व में आने लग गए। मेरे ख्याल से मेरी बातों को आप लोग समझे होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे चर्चा करते हैं। वर्गीकरण, देखिए जो पूरा पाषाण युग है, पुराने पाषाण युग या पूरा पाषाण युग जो भी आप कह ले, इसको जो है ना पुनः से 3 भागों में बांटा गया है। निम्न पूरा पाषाण युग जो कि एकदम स्टार्टिंग युग था, पूरा प्लास्टोसिन युग था, पूरा का पूरा बर्फ था, बहुत थोड़े मात्रा में जीवन की शुरुआत हुई थी। उसके बाद है मध्य पाषाण युग, ठीक है, 10,000 से 40,000, सॉरी 1 लाख से 40,000, हाँ 1 लाख से 40,000 इस तक। इसमें थोड़ा बहुत और बर्फ पिघल गया था, थोड़े बहुत मानव और बसने लग गए थे। और उत्तर पूरा पाषाण काल, सबसे अंतिम का पूरा पाषाण काल युग 40,000 से आपको 10,000 ईसा पूर्व तक, तो इसमें मानव वगैरह अच्छे खासे बसने लग गए थे और औजार वगैरह का प्रयोग होने लग गया था, ठीक है। अब आते हैं कि ये पूरा पाषाण युग का पुनः से 3 भागों में वर्गीकरण हुआ है। इसके पीछे का रीजन ये है कि लोगों के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले पत्थरों के औजार की प्रकृति, इसके वजह से इनका जो ये क्या कहते हैं कि इनका वर्गीकरण हुआ है, और जलवायु परिवर्तन की प्रकृति। क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले प्लास्टोसिन युग, फिर उससे थोड़ा पिघला, फिर उससे थोड़ा पिघला, तो धीरे धीरे बर्फ की मात्रा अब पिघलते जा रही है नीचे। जैसे जैसे हम नीचे की ओर बढ़ रहे हैं तो बर्फ की मात्रा पिघलती जा रही है, ठीक है। तो इस वजह से इस तरीके से हमने पूरा पाषाण युग का वर्गीकरण किया है। निम्न पूरा पाषाण युग जो आरंभिक पूरा पाषाण युग है, इसमें जो है अधिकांश भाग जो है वो हिम से ढका हुआ था, बर्फ से ढका हुआ था। और जो कुछ लोग थे तो वो लोग शिकारी और खाद्य संग्राहक थे। अब देखिए चूंकि उन लोगों मानव जाति का उदय हो रहा था, वो इतने ज्यादा डेवलप नहीं थे जितना कि हम आज डेवलप हैं, ठीक है। तो इस वजह से उनको जितनी जानकारी प्राप्त थी, वो जितना जानते थे उसके माध्यम से वो कुछ औजार वगैरह बनाते थे, पत्थर के औजार, हाथ की कुल्हाड़ी, चॉपर, क्लीवर और खुरदुरे औजार और भारी औजार बनाते थे, ठीक है।
और उसके माध्यम से वो, चूंकि उस समय ये खाना पकाना, आग का आविष्कार हुआ नहीं था, ठीक है, अंतिम पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। तो कुल मिलाकर के ये लोग जो है मतलब आपको क्या कहते हैं कि ये लोग मतलब कि शिकार वगैरह करके, शिकारी इसलिए कहलाते थे, शिकार करके अपना भोजन करते थे। और उसके बाद जो जो अब बड़ा शिकार किसी दिन कर लिया, शेर बाघ मार लिया, तो वो उसको जितना खा सकते थे खा लेते थे और बाकी को बचा करके रख लेते थे। दैट्स वाई ये लोग खाद्य संग्राहक भी कहलाए, ठीक है, या आखिर तक शिकार करने वाले कहलाए। अब देखिए, अब ये तो समझ गए आप। अब देखिए सबसे प्राचीन निम्न पुरा पाषाण काल की अगर बात करें, सॉरी निम्न पुरा पाषाण स्थल की बात करें, तो वो हमें प्राप्त हुआ है भारत में अगर, तो महाराष्ट्र के बोरी नाम के जगह से प्राप्त हुआ है, ठीक है। और उस समय ना चूना पत्थर का उपयोग करके मैक्सिमम जो लोग थे उस समय के, वो लोग औजार बनाते थे, इस वजह से इन्हें क्वार्टजाइट मैन भी कहा गया है, ठीक है। ये मेरी जो बात है इनको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे डिस्कस करते हैं अगली स्लाइड में क्या है। अब देखिए कुछ पुरा पाषाण, जो निम्न पुरा पाषाण है, मतलब जो स्टार्टिंग का जो पुरा पाषाण है, उसके कुछ स्थलों के नाम यहाँ दिए गए हैं, ठीक है। जैसे सोन घाटी जो कि वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, सोन नदी में घाटी है। थार रेगिस्तान का स्थल जो कि अपने अपने भारतीय मरुस्थलीय क्षेत्र में पड़ता है, राजस्थान में, ठीक है। उसके बाद कश्मीर में बुर्ज होम वगैरह पाया गया है, जहां पर मानव को कुत्ते के साथ दफनाया गया है। फिर मेवाड़ का मैदान राजस्थान में पड़ता है। सौराष्ट्र और गुजरात एक ही जगह है। मध्य भारत जैसे मालवा का पठार, दक्कन का पठार, ये सब जो है, ये सब हमारे निम्न पुरा पाषाण युग के प्रमुख स्थल है। जैसे छोटा नागपुर का पठार झारखंड वाले रीजन में पड़ता है। कावेरी नदी के उत्तर में उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी है, ठीक है। और उसके बाद और यहाँ पर ये जो बेलन घाटी, यहाँ पर गुफा और शैलाश्रय इत्यादि भी मिले हैं, ठीक है। क्लियर है, मेरी बातों को आप लोग समझ गए होंगे। ये सब क्या है कि स्टार्टिंग के पुरा पाषाण स्थलों के नाम है, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश के भीमबेटका कैब, ये एक बहुत महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश क्यों, मध्य प्रदेश का जो भीमबेटका कैब है वो क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसकी चर्चा मैं अभी आगे करूंगा, तभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पुरा पाषाण काल के स्थलों में से भीमबेटका के बारे में आप लोग विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए, ये प्रश्न आपसे संभवतः पूछा जा सकता है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। जो पुरा पाषाण युग का जो दूसरा चरण है जिसे मध्य पुरा पाषाण के नाम से जानते हैं, उस समय जो औजार वगैरह उपयोग होते थे वो थे फ्लैक्स, ब्लेड, पॉइंटर्स, स्क्रैपर्स और बोरर्स, ठीक है। औजार थोड़े छोटे हुए, थोड़े हल्के हुए और थोड़े पतले हुए। अन्य औजारों की तुलना में हाथ की कुल्हाड़ी की जो उपयोग थी उसमें कमी आ गई। अब मध्य पुरा पाषाण काल के जो कुछ महत्वपूर्ण स्थल है उसके नाम भी हम आप लोगों के सामने रखते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी और लूनी नदी जो कि राजस्थान में है, लूनी घाटी राजस्थान में भी मध्य पुरा पाषाण काल के कुछ स्थल मिले हैं। उसी तरीके से सोन और नर्मदा घाटी, भीमबेटका कैब जिसकी चर्चा हम ऊपर भी कर चुके हैं, तुंगभद्रा रिवर वैली, पोटवार पठार सिंधु और झेलम नदी के बीच में जो कि पाकिस्तान के इलाके में पड़ता है, पाकिस्तान भारत के बीच में पड़ता है। संगाओ गुफा पेशावर पाकिस्तान के पास, पेशावर नाम के जगह पे वहां पर पड़ता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये सारी बातें। अब देखिए ये पाकिस्तान की चर्चा मैं बार बार क्यों कर रहा हूँ, या फिर ये सिंधु झेलम पाकिस्तान की चर्चा क्यों कर रहा हूँ। दरअसल बात ये है दोस्तों कि मैंने पिछले वीडियो सेशन में भी आपको बताया था, इस वीडियो सेशन में भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि जो भारत का इतिहास है वो केवल भारत से संलग्न नहीं होता है। चूंकि आज का जो भारत है ये इस तरीके से नहीं था, पुरातन समय में ये बहुत बड़ा था और भारत को भारत ही नहीं बल्कि भारतीय उप महाद्वीप के नाम से जाना जाता था, इंडियन सब कंटिनेंट। और इसके अंदर कई सारे देश आते थे, जैसे कि भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, ऊपर में भूटान हो गया, नेपाल हो गया, इधर श्रीलंका हो गया, इधर थोड़ा बहुत म्यांमार का इलाका हो गया, इधर पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया। तो ये सब रीजन्स जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते थे। जब हम पुराने समय के इतिहास का अध्ययन करते हैं तो भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम लोग भारतीय उपमहाद्वीप में जितने देश आते हैं उन सभी को एक साथ इंटरकनेक्ट करके इन सभी का अध्ययन करते हैं। दैट्स वाई जो पाकिस्तान से हमें जो कुछ चीजें, कुछ जगह जो गुफाएं वगैरह प्राप्त हुए या जो स्थल वगैरह प्राप्त हुए हैं उसको भी हम भारतीय इतिहास के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, ठीक है। क्लियर है, मेरी बातों को आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं अगली स्लाइड में। अब है उच्च पुरा पाषाण युग। देखिए उच्च पुरा पाषाण युग जो है ये हिमयुग का अंतिम चरण है, जब जो है मतलब कि हिमयुग खत्म हो चुका था, लगभग खत्म होने वाला था और जलवायु तुलनात्मक रूप से गर्म हो गई थी और थोड़ी कम आर्द्र हो गई थी। और मतलब उसी समय होमोसेपियंस का उद्भव हो गया, मतलब हमारी जो अभी की प्रजाति है उसका उद्भव हो चुका था। होमोसेपियंस से पहले मानव की अन्य कई प्रजातियां जो है वो प्रभाव में आई थी, होमोनोइड,
होमो इरेक्टस, ऐसे मतलब 7-8 प्रजातियां थी। अंतिम में हम होमो सेपियंस के रूप में यहाँ पर हम अभी हमारे सामने हम लोग होमो सेपियंस के रूप में है। होमो सेपियंस जो है ना मानव का साइंटिफिक नेम है, ठीक है। हम जो अभी का जो वर्तमान मानव है उसका साइंटिफिक नेम है। तो हम अभी जिस रूप में इस रूप में हमारा उद्भव लगभग उच्च पुरापाषाण काल के आसपास हो गया था, ठीक है। अब इस काल में है ना औजारों और प्रौद्योगिकी में नवाचार के लिए मतलब हम जानते हैं इस काल में बहुत सारे औजार और प्रौद्योगिकी जो है वो बढ़े, ठीक है। अब इससे एक प्रश्न भी बन सकता है कि पुरापाषाण काल में या प्राचीन काल में औजार और प्रौद्योगिकी में क्या बदलाव हुए। तो आप उस समय उच्च पुरापाषाण काल की चर्चा करेंगे, बताएंगे कि उच्च पुरापाषाण काल में प्रौद्योगिकी में बढ़ोतरी हुई, औजारों में बढ़ोतरी हुई, उसमें नई नई चीजों की बढ़ोतरी हुई, नवाचार हुआ, बहुत सारे हड्डी के औजार जिनमें सुई, हारपून, उसके बाद समानांतर पक्षीय ब्लेड, मछली पकड़ने के औजार और बरीन औजार वगैरह जो है ये सब बनाए जाने लगे। और इस तरीके से धीरे 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 करके मतलब जो प्रौद्योगिकी वगैरह है उसमें बढ़ोतरी हुई। उसके बाद मध्य पाषाण काल में भी प्रौद्योगिकी में बढ़ोतरी हुई, नए नए औजार बने। फिर उसके बाद आपको निम्न पाषाण काल में भी या नव पाषाण काल में भी नए नए उद्योगों प्रौद्योगिकी में बढ़ोतरी हुई, इसकी भी चर्चा हम करेंगे, ठीक है। अब है उच्च पुरापाषाण युग के प्रमुख स्थल, ठीक है। जैसे भीमबेटका क्या भोपाल के दक्षिण में, जिसकी मैं चर्चा कर चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर से हाथ की कुल्हाड़ी मिली है, क्लेवर, ब्लेड, खुरचनी और कुछ बरीन वगैरह पाए गए हैं। इसी तरीके से सुंदर, बेटा, छोटा नागपुर का पठार, बिहार, यहाँ बिहार लिख दिया गया है क्योंकि उस समय में बिहार और झारखंड साथ में थे। तो छोटा नागपुर का पठार अभी पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो ये झारखंड के रीजन में पड़ता है, पर यहाँ बिहार लिखा गया क्योंकि उस समय में बिहार में था, ठीक है। और थोड़ा बहुत छोटा नागपुर का पठार का जो है ना वो बिहार के बॉर्डर वगैरह से लगता भी है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, इन सब जगह से में जो है ना कुल मिलाकर के पुरापाषाण युग के, उच्च पुरापाषाण युग के स्रोत वगैरह मिले हैं। ये सब स्थल है जहां से हमें पुरापाषाण युग के आपको स्रोत या पुरातात्विक स्रोत या आपको साहित्यिक स्रोत तो नहीं मिले हैं, उत्खनन या आपको क्या कहते हैं अन्वेषण वाले खोज मिले हैं, ठीक है। अब जैसे आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट पे भी कुछ मिले हैं हड्डी के औजार, जैसे कि केवल आंध्र प्रदेश के कुर्नूल से मिला है, या फिर मुच चटला नाम से चिंतामणि गबी गुफा स्थल से मिला है, ठीक है। तो क्लियर है। अब एक प्रश्न आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि पुरापाषाण युग या प्राचीन युग के दौरान भारतीय लोगों की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो कौन सी थी, ठीक है। ये प्रश्न आपसे अगर पूछा जाता है तो उसका आंसर आप लोग ये लिखेंगे जो अभी मैं आप लोगों को स्क्रीन पर बताऊंगा। सबसे पहले निवास स्थान की विशेषता की बात करते हैं। तो माना जाता है कि भारत के लोग जो है ना वो निग्रेटो प्रजाति के थे, इसलिए वो लोग खुले आकाश, नदी, घाटियों, गुफाओं और चट्टानों के आसपास में अपने आश्रय बनाते थे। हम देखिए बात यह है कि ये लोग क्यों खुले आकाश में रहना पसंद करते थे, या नदी घाटियों के पास रहते थे, या गुफाओं के पास रहते थे, या चट्टानों के आश्रय के आसपास रहते थे। इसके पीछे रीजन है। रीजन ये है कि चूंकि उस समय ये लोग उतने डेवलप नहीं थे। खुले आकाश में रहने का मूल रीजन ये था कि ये हवा अच्छी ले सकते थे, ठीक है। और नदी घाटी के आसपास रहने का रीजन ये था कि चूंकि उस समय ना मोटर था, ना ट्यूबवेल था, ना कोई पानी निकालने का साधन था। तो नदी घाटी एक ऐसा मुख्य साधन था जहां से ये लोग अपने लिए पानी प्राप्त कर सकते थे। चूंकि पानी के बिना जीवन असंभव है। आप 2 दिन पानी पीना छोड़ दीजिए, आपकी मृत्यु निश्चित है, ठीक है। 3 दिन छोड़ दीजिए, मृत्यु निश्चित है। तो कुल मिलाकर के आपकी मृत्यु नहीं बल्कि भाई मेरी भी मृत्यु निश्चित है, मैं 3 दिन पानी छोड़ दूंगा। तो नदी घाटी से इनको पानी के स्रोत मिल जाते थे। और पानी के स्रोत के अलावा चूंकि जानवर वगैरह को भी पानी की आवश्यकता होती है, तो जानवर वगैरह पानी पीने के लिए नदी घाटियों पर आते थे। अब नदी घाटियों पर आते थे तो ये लोग उनका शिकार करके अपना भोजन ग्रहण कर लेते थे। गुफाओं में इसलिए रहते थे ताकि वर्षा से बचा जा सके। अब वर्षा हो रही है भैया, खुले आकाश में तो रह नहीं सकते, दैट्स वाई ये लोग गुफाओं के आसपास चले जाते थे। जैसे कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक, मतलब कि पूरे भारत में सबसे अधिक अगर कुछ अवशेष वगैरह मिले तो मध्य प्रदेश के भीमबेटका और आदमगढ़ केव से मिले हैं। आदमगढ़, ये सभी गुफाओं से आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिली है, ठीक है। हालांकि मैं पिक्चर्स लगाना भूल गया, हो सकेगा तो मैं लास्ट में वीडियो के एंड में आप लोगों को पिक्चर्स इंटरनेट सोर्स से दिखा दूंगा भीमबेटका केव्स में कैसे कैसे पिक्चर्स वगैरह बनाए गए हैं। और उसके बाद चट्टानों के आश्रयों के आसपास रहते थे। चूंकि इनका काम क्या था भैया, पत्थर के औजार बनाना, तो चट्टान की जानकारी अनिवार्य है। दैट्स वाई ये लोग चट्टान के आसपास रहते थे, चट्टान को जानते थे, पढ़ते थे, समझते थे, और उसके बाद ये लोग क्या करते थे तो फिर उसके औजार वगैरह बनाते थे। क्लियर है। अब देखिए ये सब तो विशेषताएं हो गई। अब देखिए अब हम पढ़ेंगे कि शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में जब ये लोग बस रहे थे तो कहां कहां बसे और इनका फैलाव कहां कहां तक हुआ। जब हम इनके निवास स्थल के बारे में पढ़ेंगे तो हमें यह भी पता चलेगा कि ये कैसे पर्यावरण में रहते थे और फिर कैसे इनके जीने का कैसा रहन सहन था, इनके लक्षण क्या थे, इनकी विशेषताएं क्या थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कश्मीर घाटी के बारे में। तो कश्मीर घाटी जो है ना ये कुल मिलाकर के भारत के सबसे उत्तर में है और दक्षिण पश्चिम में, कश्मीर घाटी के दक्षिण पश्चिम में
पीर पंजाल नाम की एक पहाड़ी है और उत्तर हिमालय, उत्तर पूर्व हिमालय है, ठीक है। इन दोनों के बीच में ये लोग रहा करते थे, ठीक है। कश्मीर में एक नदी है लिद्दर नदी, इसके किनारे पहलगांव से एक हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई, हैंड एक्स, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो कश्मीर घाटी है, यहाँ से हमें पूरा पाषाण युग के औजार ज्यादा नहीं मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि इस समय हिम युग जो है ये कश्मीर में तब भी व्याप्त था, चूंकि कश्मीर जो है ना ये उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है और चूंकि हिमालयी रीजन है तो इस वजह से बर्फ वगैरह ज्यादा थी, तो यहाँ पर से हमें ज्यादा अवशेष वगैरह कुछ मिले नहीं है। लेकिन जो कुछ भी मिले हैं वो हमें ये बताते हैं कि यहाँ पर भी जीवन जरूर रहा होगा पूरा पाषाण काल के समय में, ठीक है। उसके बाद जैसे कि पोतवार क्षेत्र है जो कि आज का पश्चिमी पंजाब और पाकिस्तान का क्षेत्र है, और पीर पंजाल जो कि पीर पंजाल और साल्ट पर्वत श्रृंखला के बीच में पड़ता है, इस इलाके में विवर्तनिक बदलाव आया और इस क्रम में सिंधु और सोहन नदी जो है वो इसी के इलाके से बहने लगी। और सोहन नदी घाटी जो है जो कि पाकिस्तान में पड़ती है, ठीक है, पेशावर पाकिस्तान के आसपास पड़ती है, यहाँ से हमें हाथ की कुल्हाड़ी और काटने के औजार मिले हैं, ठीक है। ये सब विशेषताएं हैं और ये औजार हमें अड़ियाल, बलवाल इस तरीके से और चंदौरा जैसी महत्वपूर्ण पुरा पाषाण बस्तियों से मिले हैं, ठीक है। उसके बाद ब्यास, बाणगंगा और सिरसा नदियों के किनारे भी हमें बहुत महत्वपूर्ण से पुरा पाषाण युग के औजार मिले हैं। अब एक पॉइंट मैं आप लोगों को यहाँ पर डिनोट करवा देता हूँ कि देखिए अधिकतर जो पुरा पाषाण युग के स्थल है या मध्य पाषाण युग के स्थल है या फिर नव पाषाण युग के स्थल है, वो सब कुल मिलाकर के हमें नदी घाटियों के आसपास से या फिर पहाड़ की चट्टानों के आसपास से ही मिले हैं, क्योंकि वहां पर लोग नदी से पानी वगैरह सुलभता से उपलब्ध कर लेते थे और पहाड़ियों के आसपास से ये लोग अपना जीवन यापन अच्छे से कर लेते थे। दैट्स वाई हमें इनके जो अवशेष वगैरह मिले हैं, इनके जो स्थल वगैरह मिले हैं, ये सब हमें नदी घाटियों के आसपास से ही मिले हैं। उसके बाद हम लूनी घाटी राजस्थान के बारे में चर्चा करते हैं। इसके आसपास भी कई पुरा पाषाण युगीन बस्तियां पाई गई है। जो लूनी नदी का उद्गम स्थल है वो अरावली क्षेत्र है, ठीक है। और चित्तौड़गढ़ जिसे गंभीर नदी घाटी है, कोटा चंबल नदी घाटी और नगरई बेराच नदी घाटी में पूरा पाषाण युग के औजार हमें पाए गए। जैसे मेवाड़ की वंगाव और कदमली नदियों के आसपास भी हमें मध्य पूरा पाषाण युगीन बस्तियां मिली हैं, ठीक है। इन इलाकों से कई प्रकार के खुरचनी, बेधक औजार और नुकीले औजार हमें मिले हैं, ठीक है। अब गुजरात की बात करते हैं। गुजरात में जो नदियां हैं साबरमती है, माही है और उनकी सहायक नदियों के आसपास भी हमें पूरा पाषाण युग के औजार मिले हैं। अब साबरमती नदी जो है अरावली से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। खंबात की खाड़ी किधर है भैया? तो अरब सागर की ओर है, ठीक है। उसके बाद औरसक घाटी के नजदीक भंडारपुर में भी हमें मध्य पूरा पाषाण युग के औजार मिले हैं। सौराष्ट्र जो कि आपको गुजरात वाले रीजन में पड़ता है, भद्दर नदी के आसपास पूरा पाषाण युग के अनेक औजार मिले हैं, जैसे हाथ की कुल्हाड़ी, खुरचनी, काटने का औजार, नुकीला औजार, बेधक औजार। कुछ क्षेत्र में भी हमें पूरा पाषाण युग कच्छ क्षेत्र में भी पूरा पाषाण युग के औजार हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि खुरचनी, हाथ की कुल्हाड़ी, काटने का औजार। उसका नर्मदा नदी घाटी की बात करती है जो कि मैकाल पर्वत श्रृंखला से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाकर के गिरती है, ठीक है। नर्मदा में के समतलों में जो है ना पूरा पाषाण युग के अनेक औजार पाए गए, जैसे हाथ की कुल्हाड़ियां, चिरने के औजार। उसके बाद जो नर्मदा नदी की घाटी के आसपास जो है ना विंध्य का क्षेत्र पड़ता है, तो विंध्य क्षेत्र में अवस्थित भी कुछ पुरा पाषाण या मध्य पाषाण या मध्य पुरा पाषाण या नव पुरा पाषाण ऐसी जो घाटियां हैं ऐसी जो स्थल वगैरह है वो हमें पाए गए हैं, जैसे हमें मिले हैं। जैसे कि भीमबेटका कैंप, ये आपको क्या कहते हैं, भीमबेटका जो भोपाल के निकट है, ये आपको विंध्य पहाड़ी श्रृंखला में ही मतलब हमें देखने को मिलता है। इसमें पहले एस्ट्यूलियन संस्कृति के औजार उपयोग में लाए जाते थे, किंतु वहां बाद में मध्य पुरा पाषाण युगीन संस्कृति का आगमन हुआ। ये जो एस्ट्यूलियन संस्कृति है, दरअसल ये वो संस्कृति है जो कि आपको पूरा पाषाण संस्कृति से भी पहले की संस्कृति है। इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं है, मतलब पाषाण युग से पहले, मतलब हो सकता है पत्थर के अलावा वो लोग कुछ अन्य तरीके के औजार का प्रयोग करते होंगे, तो उस औजार को देख करके उन औजारों के आधार पर एक नई संस्कृति को मतलब गढ़ा गया, दैट इज नोन एज एस्ट्यूलियन कल्चर, ठीक है। तो स्टार्टिंग में भीमबेटका में जो है ना वो एस्ट्यूलियन कल्चर के औजार हमें मिले हैं, बट बाद में हमें मध्य पुरा पाषाण युगीन औजार मिले हैं। ठीक उसी तरीके से ताप्ती नदी, गोदावरी, भीमा, कृष्णा नदियों के आसपास में कई पुरा पाषाण युगीन बस्तियां मिली है और पुरा पाषाण युग की बस्तियों की उपस्थिति का संबंध पर्यावरणीय संबंधी बदलाव से है, जैसे भूस्खलन, मिट्टी की प्रकृति इत्यादि। ताप्ती नदी की बात करें तो इसकी तलहटी से हमें काफी गहराई से रेगुड़ मिट्टी मिली है और भीमा और कृष्णा नदियों के ऊपर हिस्से के आसपास के क्षेत्रों से हमें पूरा पाषाणीय बस्तियां मिली है। महाराष्ट्र के नवासा के नजदीक और चिरकी में हाथ की कुल्हाड़ियां मिली है, काटने के औजार, बेधक औजार वगैरह मिले हैं। और यहाँ पर जो है ना कोमा के बाद ये गलत रह गया, ये इसको इरेज कर लीजिएगा। खुरचनी मिले हैं, मिट्टी के तोड़ने के औजार मिले हैं। महाराष्ट्र के कोरेगांव, चंदोली, शिकारपुर में पूरा पाषाण युग की अन्य प्रमुख बस्तियां मिली है। पूर्वी भारत जो हमारा जो ये क्या कहते हैं
ईस्टर्न इंडिया है, जिसमें कि लगभग बिहार आता है, बंगाल आता है। वैसे तो उत्तरी बिहार है, ये उत्तर इलाके में है, फिर भी हम लोग इसको पूर्वी भारत मान के चलते हैं। असम वगैरह है, तो इन सब जगहों से, जैसे पूर्वी भारत में रोरो नदी, सिंहभूम, ये भी वर्तमान में शायद झारखंड में पड़ता है। यहाँ से हाथ की कुल्हाड़ियां, काटने का औजार, पत्थर आदि अनेक पुरापाषाण युग के औजार मिले हैं। सिंहभूम में भी बहुत सारी पुरापाषाण युगीन बस्तियां मिली हैं। इन बस्तियों में मुख्यतः हाथ की कुल्हाड़ियां मिली है, काटने के औजार मिले हैं। दामोदर और स्वर्णरेखा नदियों की घाटियों से पुरापाषाण युग के औजार जो है हमें पाए गए हैं। ठीक है, यहाँ भी पुरापाषाण संस्कृतियों की उपस्थिति स्थलाकृतिक विशेषताओं से प्रभावित हुई है। उड़ीसा में वैतरणी नदी है, ब्राह्मणी नदी है, महानदी डेल्टा क्षेत्र में भी पुरापाषाण युग के औजार हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, उड़ीसा में, ओह ये क्या हो गया भाई, उड़ीसा में मयूरभंज में जो है, उड़ीसा के मयूरभंज में आपको कुल मिलाकर के एक बुहार बुलंग घाटी है, बुहार बुलंग घाटी है। यहाँ पर प्रारंभिक और मध्य पाषाण युगीन कई औजार पाए गए हैं। हाँ, जैसे हाथ की कुल्हाड़ियां, खुरचनी, नुकीले औजार और पत्थर वगैरह। ठीक है, उसके बाद मालप्रभा, घाट प्रभा और कृष्णा की सहायक नदियों के आसपास पुरापाषाण युगीन बस्तियां पाई गई है। घाट प्रभा नदी घाटी में एस्ट्यूलियन संस्कृति, हाथ की कुल्हाड़ियां पाई गई है। इसके बारे में तो मैं बता चुका हूँ, एस्ट्यूलियन संस्कृति। उसके बाद अनगवाड़ी, बागलकोट, घाट प्रभा नदी के पास 2 बस्तियां स्थित है, जहां प्रारंभिक और मध्य पाषाण युग के औजार पाए गए हैं। तमिलनाडु में पलर, पेनियार और कावेरी में भी पुरापाषाण युग के अनेक औजार पाए गए हैं। ठीक उसी तरीके से अतिरम पक्कम, उसके बाद गुड्डियम में प्रारंभिक और मध्य पाषाण पुरापाषाण योगीन औजार पाए गए, जैसे हाथ की कुल्हाड़ी, खुरचनी, पत्थर, ब्लेड वगैरह हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो पुरापाषाण लोग थे उनकी खान पान की रीति कैसी थी। तो कुल मिलाकर के ये लोग उस समय में खाद्य के संग्रह करता थे या शिकारी थे, और ये लोग आखेटक थे, संग्रह करते थे, जंगली फल खाते थे। उसके बाद सब्जी वगैरह, जो जंगली सब्जी वगैरह थे वो खाते थे, जानवरों के शिकार पर जीवित रहते थे। ठीक है, मकान का ज्ञान इन्हें नहीं था, मिट्टी के बर्तन का ज्ञान नहीं था, कृषि का ज्ञान नहीं था। बाद के चरणों में इन्होंने आग की खोज कर ली थी, मतलब जो पुरापाषाण युग का अंतिम चरण था उसमें इन्होंने आग की खोज कर ली थी। चूंकि पत्थर के बारे में तो जानते थे, पत्थर को रगड़ रगड़ के इन्होंने आग का आविष्कार कर लिया था। और कला के विकास की बात करते हैं। यहीं से आपका एक प्रश्न बन सकता है कि जो भीमबेटका से हमें जो महत्वपूर्ण जो चित्रकला वगैरह मिले हैं, तो वो कैसे हुआ। तो कला का विकास यहीं से हुआ। पुरापाषाण काल के लोगों को चित्रकला का शौक था और चित्रकला का प्रमाण हमें प्राप्त होता है। ठीक है, क्लियर है। और जो कला और स्थापत्य कला है उसका विकास पुरापाषाण काल में ही हो गया था। और पुरापाषाण युग की जो बस्तियां हैं उसमें से भारतीय और विदेशी मूल के कई सारे जानवरों के अवशेष काफी मात्रा में पाए गए हैं। ठीक है, और नर, वानर, जिराफ, कस्तूरी मृग, बकरी, भैंसा, गाय और सुगर स्वदेशी मूल के प्रतीत होते हैं। ठीक उसी तरीके से ऊंट और घोड़े का संबंध उत्तरी अमेरिका से होता है। ठीक है, दरियाई घोड़ा और हाथी मध्य अफ्रीका से भारत आए थे। ये ऐसा हमें मतलब वहां पे जो चित्र वगैरह बने हैं उससे हमें देख करके पता चलता है। ये हिमालय की पूर्वी और पश्चिमी सीमा से होकर के भारत आए थे। हिमालय की जो पूर्वी और पश्चिमी सीमा है, हिंदुकुश माउंटेन, उसके बाद बोलन घाटी, सोहन घाटी और गोमल दर्रा, खैबर दर्रा, इन सब से सिंधु नदी घाटी, इन सभी को पार करके ये लोग भारत आए थे। ये सारे जानवर को भारत लाया गया था। ठीक है, उसके बाद अधिकांश जानवर जो है उत्तर पश्चिमी सीमा से होकर के भारत आए, इसकी तो चर्चा मैं कर चुका हूं। उस समय अफ्रीका और भारत के बीच काफी आदान प्रदान होता था। और पुरापाषाण युग के मनुष्य जो है ना वो भोजन के लिए किन स्रोतों पर निर्भर करते थे, इस बारे में जानकारी हमें जानवरों के अवशेषों से मिलती है। इन अवशेषों से पता चलता है कि लोग शिकारी और संग्रहकर्ता के रूप में अपना जीवन यापन करते थे। एक इलाके के रहने वाले मनुष्यों और पशुओं की संख्याओं के बीच संतुलन रहा होगा। उस समय के लोगों ने आसपास पाए जाने वाले पशुओं और मांस संसाधनों का भोजन के रूप में उपयोग किया होगा, दैट ये तो क्लियर है। और मनुष्य छोटे और मध्यम आकार के जानवरों को, विशेषतः खूरों वाले जानवरों का शिकार करते थे। साथ ही वो हिरन, गैंडे और हाथी का भी शिकार करते थे। और इस काल में किसी खास प्रकार की शिकारी प्रवृत्ति का पता नहीं चलता कि भैया हाँ एक ही जानवर का शिकार करते थे, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पर विशेष प्रकार के जानवर हमें अधिक मिले हैं। लेकिन उसके पीछे का रीजन ये है कि हो सकता है कि उस इलाके में वो जानवर ही बहुत अधिक मात्रा में हो और इस वजह से उनका शिकार करना आसान हो, और इस वजह से वहां ज्यादा मात्रा में हड्डी वगैरह मिले हैं। ऐसा लगता है कि शिकारी संग्रहकर्ता द्वारा पशुओं और पेड़ों का भोजन के रूप में इस्तेमाल करना काफी हद तक मतलब एक लिमिटेड था, कि मतलब एक जगह पर वो लोग जितना अपना मतलब कर पाते थे, जितना शिकार वगैरह कर लेते थे, उसके बाद कुछ समय के बाद वो उस जगह को छोड़ करके चले जाते थे, ताकि वहां पर फिर से मतलब जानवर वगैरह आकर के रहने लगे, नए नए पेड़ पौधे फल वगैरह निकल जाए। ठीक है, और पुरापाषाण युग के लोग जो है ना मुख्य रूप से बैल, गवल, नीलगाय, भैंस, चिंकारा, हिरण, बारहसिंगे, सांबर, जंगली सुअर, कई तरह के पक्षियों, कछुओं, मछलियों, मधु और फलदायक पौधों के फल, मूल, बीज और पत्तों को भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे। और यह कहा जाता है कि आज के वर्तमान शिकारी संग्रहकर्ता द्वारा शिकार किए जाने वाले जानवरों में से अधिक महत्व, इसको मैं क्लियर करता हूँ पहले। अरे भैया ये क्या हो गया, ये क्या था, ये क्या था, कैमरा ऑन हो गया क्या, क्लियर हो गया, चलिए, पता नहीं क्या था।
भोजन का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे है कि पूरा पाषाण युग के लोगों के खाने पीने की आदतों के बारे में पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि उसका कोई लिखित स्रोत वगैरह नहीं है, हम बस एक अनुमान लगा सकते हैं। और इस अनुमान के आधार पर हम कह सकते हैं कि वो लोग शिकारी और संग्रहकर्ता थे, फल फूल पौधे वगैरह खाते थे और अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने पत्थर पर कई सारी चित्रकारी और खुदाइयां भी करी हैं, और जिनके माध्यम से हमें पूरा पाषाण युग के लोगों के रहन सहन और सामाजिक जीवन के बारे में पता चलता है। और सबसे पुरानी चित्रकारी उत्तर पूरा पाषाण युग की है, और जो कि हमें विंध्य क्षेत्र में स्थित भीमबेटका में विभिन्न कालों की चित्रकारी से देखने को मिलती है। और ये विंध्य क्षेत्र में जो मध्य प्रदेश में जो भोपाल है उसके निकट भीमबेटका की गुफाएं हैं, उसके नजदीक है। और भीमबेटका से संबंधित प्रश्न संभवतः आपसे पूछा जा सकता है कि भीमबेटका में क्या क्या चीजें मिली है, चित्रकला वगैरह, उनके स्थापत्य के बारे में बताइए। तो वो प्रश्न की उसका जो उत्तर अगर आपसे पूछा जाए तो उसका उत्तर यही देना है कि वो पत्थर पर चित्रकारी वो लोग करते थे, उन्हें चित्रकारी की कला की जानकारी हो चुकी थी, उनको शौक था चित्रकारी और खुदाई वगैरह वो करते थे पत्थर पर, और रहन सहन और सामाजिक जीवन के बारे में उन्हें पता चलता था। ठीक है, मतलब सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, मतलब उनके चित्रकारी वगैरह से और उनके रहन सहन और सामाजिक जीवन के बारे में पता चलता है। ठीक है, और सबसे पुरानी जो चित्रकारी है वो उत्तर पूरा पाषाण युग की है, और उसके बाद ये जो भीमबेटका में हमें देखने को मिलती है। प्रथम काल में जो उत्तर पूरा पाषाण युग की जो चित्रकारी है उसमें जो है हम हरे और गहरे लाल रंग का प्रयोग ज्यादा देखते हैं। ठीक है, और इन चित्रों में हम भैंस, उसके बाद हाथी, बाघ, गेंडे और सुअर के चित्र इत्यादि ज्यादा देखते हैं, और ये चित्र काफी बड़े हैं और 2-3 मीटर तक हैं। ठीक है, पूरा पाषाण युग के लोगों के जो शिकारी जीवन की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के जानवरों के कितने और किन रूपों में चित्र मिले हैं, इसकी बारीकी से अध्ययन की गई है और अभी भी हो रही है। खुदाई और चित्रकारी से पता चलता है कि शिकार ही जीवन यापन का उनका मुख्य साधन था, और इन चित्रों में बनी जो शारीरिक संरचना है इनके आधार पर पुरुष और स्त्री में सरलता से अपना जो विभेद है वो किया जा सकता है। और इन चित्रों से यह भी पता चलता है कि कैसे पूरा पाषाण युग के लोग छोटे छोटे समूहों में रहते थे और उनका जीवन निर्वहन पशुओं और पेड़ पौधों पर होता था। अब बात करते हैं कि पूरा पाषाण युग के औजारों के बारे में अगर पूछा जाए कि पूरा पाषाण युग के औजार कैसे थे, उनकी विवेचना कीजिए, तो आपको ये उत्तर देना है कि पर्यावरण और जलवायु में हुए परिवर्तन के द्वारा मनुष्य पत्थरों के औजारों की प्रकृति के आधार पर पूरा पाषाण संस्कृतियों को 3 चरणों में बांटा गया है। ठीक है, निम्न पूरा पाषाण युग के जो औजार थे वो मुख्यतः हाथ की कुल्हाड़ी, तक्षनी और काटने के औजार थे। मध्य पूरा पाषाण युग के जो औजार थे वो मुख्यतः काटने के औजारों पर आधारित समय का काल था, और उच्च पूरा पाषाण युग की जो विशेषता थी वो थी तक्षणी और खुरचनी। अब हम इसकी एक विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। सबसे पहले हाथ की कुल्हाड़ी बात करते हैं, दैट इज नोन एज हैंड एक्स। इसमें बेट चौड़ा होता था और आगे का हिस्सा पतला होता था, इसका उपयोग काटने या खोदने के लिए होता था। चीरने का औजार क्लेवर के नाम से, इसमें दोहरी धार होती थी, इसका उपयोग पेड़ों को काटने और चीरने के लिए होता था। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। काटने का औजार चॉपर के नाम से जाना जाता है। बड़ा स्थूल औजार होता था, एक तरफ धार होती थी, इसका उपयोग भी काटने में होता था। उसके बाद काटने का औजार चॉपिंग टूल, यह भी चॉपर के समान एक बड़ा स्थूल औजार होता था, इसके दोनों साइड में धार होती थी और इसमें कई पट्टे होते थे, और इसका उपयोग भी किसी चीज को काटने में होता था, और ये अधिक नुकीली धार होती थी और ये चॉपर से अधिक कारगर होती थी। और उसके बाद परत फ्लैक, यह एक प्रकार का औजार होता था जिसे पत्थर को तोड़कर बनाया जाता था। ठीक है, और ये जो है ना, इसको बनाने की कई सारी तकनीकें थी, इसमें से कुछ तकनीक है फ्री फ्लैकिंग तकनीक, स्टेप फ्लैकिंग तकनीक, ब्लॉक ऑन ब्लॉक तकनीक, द्विध्रुवीय तकनीक। इन सभी माध्यम से परत फ्लैक बनाया जाता था। खुरचनी साइड स्क्रैपर, पत्थर या ब्लेड होता था, इसका किनारा धारदार होता था, पेड़ की छाल वगैरह को छीलने के लिए, जानवर के चमड़े वगैरह को उतारने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। क्लियर है, मेरी बातों को आप लोग समझ गए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। दक्षिणी ब्यूरिन, ठीक है, आ गया भाई। यह भी पत्थर या ब्लेड के समान ही होता था। ये जो है इसका किनारा 2 तलों से मिलने से बनता था। दक्षिणी के काम वाले हिस्से की लंबाई 2 से 3 सेंटीमीटर के आसपास होती थी, और इसका उपयोग मुलायम पत्थर, हड्डी, कोरों या गुफाओं की दीवारों पर नक्काशी के लिए होता था। भारत में पूरा पाषाण काल के जो मनुष्य है चूना पत्थर से अपने औजार वगैरह बनाते थे। दैट्स वाई इनको क्वार्टजाइट मैन भी कहा जाता था, क्वार्टजाइट पुरुष भी कहा जाता था। ठीक है, पूरा पाषाण युग के जो पत्थर के औजार के वर्गीकरण के संबंध में कुछ मतभेद हैं। जो लोग पुरातत्वविद हैं, जो लोग हिस्टोरियन है, उनके बीच में मतभेद है। कुछ विद्वान धारदार ब्लेड और लक्षणों वाले काल को उच्च पुरा पाषाण कहते हैं, जबकि कुछ विद्वान उच्च पुरा पाषाण काल को यूरोपीय पुरा पाषाण संस्कृति से जोड़ते हैं। पर अब उच्च पुरा पाषाण का प्रयोग भारतीय संदर्भ में भी होता है। क्लियर है, अब हम लोग दूसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे, मध्य पाषाण काल। और मे भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, मध्य पाषाण काल की विवेचना कीजिए या मध्य पाषाण काल की विशेषताओं के बारे में बताइए। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है तो आपको कुछ इस तरीके से उत्तर देना है। मध्य पाषाण काल, इसका इंग्लिश मीनिंग है, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मीजोलिथिक। एंड मीजोलिथिक जो है यह 2 ग्रीक वर्ड से डराइव हुआ है, एंड दैट इज मीजो एंड लिथिक। मीजो मीन्स होता है मध्य, एंड लिथिक मीन्स होता है पत्थर। तो मध्य काल के समय, मध्यकालीन पत्थर का समय जो है मध्य पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लियर है, मेरी बातों को आप लोग समझ गए होंगे। अगली स्लाइड में चलते हैं।
मेसोलिथिक और नियोलिथिक चरण दोनों ही हेलोसीन युग के चरण है। अब हेलोसीन युग का मतलब क्या हुआ कि उस समय जब तापमान में बिल्कुल वृद्धि हो गई थी, जलवायु गर्म हो गई और बर्फ पिघल गई थी और वनस्पति और जीवों में भी बदलाव आ गया था और लोग जो है यहाँ पर अच्छे से अपना जीवन यापन कर, मतलब अच्छे से नहीं, मतलब कि अब अच्छे से ये लोग अपना जीवन यापन करना स्टार्ट कर दिए थे, मतलब शिकार वगैरह अच्छे से कर लेते थे और मतलब कि एक तरीके से थोड़े थोड़े करके स्टेबल होते जा रहे थे। मतलब पूरा तो स्टेबल हुए नहीं थे मध्य पाषाण काल में, लगभग स्टेबल हुए थे नव पाषाण काल में, लेकिन मध्य पाषाण काल में थोड़ा बहुत स्टेबल हो गए थे। ठीक है, और मध्य पाषाण युग का आरंभ 8000 BCE बिफोर कॉमन एरा में हुआ था और पूरा पाषाण और नव पाषाण काल के बीच में यह समय पड़ता है। ठीक है, इस समय में औजार बनाने की तकनीक में परिवर्तन हुआ, छोटे पत्थरों का उपयोग किया गया औजार बनाने में। मनुष्य जो है मूलतः शिकारी रहा, ठीक है, संग्रह करता रहा, पर शिकार करने की तकनीक में परिवर्तन हो गया। अब न केवल बड़े बल्कि छोटे जानवर का शिकार भी करते थे, मछली पकड़ते थे, पक्षियों का शिकार भी करने लगे। भौतिक और पारिस्थितिकी परिवर्तन के आधार पर पत्थर में जो इनकी चित्रकारी हुई है, मतलब इन्होंने जो चित्रकारी, ये जो पेंटिंग्स वगैरह इन्होंने की है, इनसे पता चलता है कि इनके जीवन में बदलाव हुआ है। ठीक है, अब चलिए हम इन्होंने इस युग में, मतलब मानवों ने इस युग में, मध्य पाषाण युग में जिन पत्थरों का प्रयोग किया है, हम उनकी चर्चा करते हैं। तो मध्य पाषाण युग के जो औजार है उसमें सबसे मुख्य बात है कि ये औजार छोटे पत्थरों के बने होते थे, सूक्ष्म औजार होते थे, काफी छोटे, और इनकी लंबाई 1 से 8 सेंटीमीटर तक होती थी। ठीक है, कुछ सूक्ष्म औजार ज्यामितीय होते थे, जैसे ब्लेड को, नुकीले त्रिकोण, नवचंद्राकार और कई अन्य प्रकार के औजार मध्य पाषाण काल में उपयोग में लाए जाने वाले मुख्य ज्यामितीय औजार थे। ज्योमेट्रिकल, जो जिन्होंने मैथ पढ़ा होगा वो ऐसे अर्धचंद्राकार, उसके बाद त्रिकोण, ऐसे वाले, ये सब के बारे में जानते होंगे। इनके अलावा इस काल में पूरा पाषाण युग के औजार जैसे तक्षणी, खुरचनी और यहाँ तक कि गड़ासा भी उपयोग में देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्लियर है। अगली स्लाइड में आते हैं, अब ब्लेड की बात करते हैं। तो ब्लेड, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मध्य पाषाण काल के औजारों की विशेषता बताइए, तो आपको यही सब उत्तर में लिखने हैं। ब्लेड की बात करते हैं तो यह एक प्रकार की विशेष परत होती है, इसकी लंबाई और चौड़ाई अच्छी खासी होती है और इसका उपयोग संभवतः काटने के लिए किया जाता होगा। क्लियर है। अब देखिए कोर साधारणतः बेलनाकार होता है, जिसकी पूरी लंबाई में फ्लोटिंग के निशान होते हैं और इसमें एक सपाट प्लेटफॉर्म होता है। नुकीला औजार एक प्रकार का टूटा तिकोना ब्लेड होता है। इनके दोनों सिरे ढलवे होते हैं और धारदार होते हैं और इसके सिरे सरल रेखीय या वक्र रेखीय भी होते हैं। त्रिकोण, ट्रायंगल की बात करते हैं, साधारणतः एक सिरा और एक आधार होता है और सिरा धारदार होता है और इसका उपयोग काटने के लिए किया जाता है और ये तीर के अग्रभाग में भी इसका उपयोग किया जाता था उस टाइम में। ठीक है, क्लियर है। नवचंद्राकार औजार, जिसे हम ल्यूनेट के नाम से जानते हैं, यह भी एक प्रकार का ब्लेड होता था और इसका सिरा वृत्ताकार होता था। एक हिस्से में यह वृत्त के समान लगता था। इसका उपयोग अवतल कटाई के लिए किया जा सकता था या ऐसे दो औजारों को मिलाकर तीर का अग्रभाग तैयार किया जाता था। संलग्न औजार, दैट इज नोन एज ट्रेपीज, और इसे हम ट्रेपीज ही कह सकते हैं। एक ब्लेड के समान होता है, ठीक है, इसके सिरे धारदार होते थे और किसी समलंब औजारों के 3 सिरे धारदार होते हैं। इनका उपयोग तीर के अग्रभाग के रूप में होता होगा। ठीक है, अब मध्य पाषाण युग की कुछ विशेषताएं हैं। मे भी इससे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मध्य पाषाण युग की विशेषताओं के बारे में बताइए। तो सबसे पहले इस युग में जो है ना, लोग शुरू से शिकार जो है वो मतलब अच्छे से करना स्टार्ट करते हैं, मछली पकड़ना स्टार्ट करते हैं, भोजन एकत्र करने का काम भी करते हैं। बाद में जब एंडिंग का मध्य काल रहता है तो ये लोग जानवरों को भी पालतू बनाना स्टार्ट कर देते हैं, पौधे की खेती भी करना स्टार्ट कर देते हैं और इसी से नव पाषाण काल में कृषि का मार्ग प्रशस्त होता है। हालांकि अभी हमने नव पाषाण काल की चर्चा नहीं की है, बट इन्होंने मतलब अपना एक कदम रख दिया है कि हम आगे अब कृषि वगैरह करेंगे, पौधे की खेती वगैरह ये लोग सीखने लगे हैं अंतिम मध्यकाल के बिंदु के चरणों में। ठीक है, पालतू बनाया जाने वाला जो पहला जानवर था वो कुत्ते का जंगली पूर्वज था। भेड़ और बकरी सबसे आम पालतू जानवर थे। मध्य पाषाण काल में गुफाओं में और खुले मैदानों के अलावा अर्धस्थायी बस्तियों में भी लोग रहते थे। ठीक है, गुफाओं में भी रहते थे, मैदान में भी रहते थे, अर्धस्थायी बस्तियों में, मतलब अब ये लोग थोड़ी थोड़ी बस्ती भी बसाने लग गए थे। अर्धस्थायी मतलब छोटे छोटे ग्रुप्स बसाते थे, थोड़े दिन रहते थे, वहां से चले जाते थे। अब इसके बाद इस युग में लोग जो है मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास करते थे, इसलिए यहाँ इसमें क्या है कि इस युग में, ये जो मध्य पाषाण युग है, इसमें मृतकों को खाद्य पदार्थ और अन्य सामानों के साथ दफनाया गया है और माना जाता था कि ये लोग मरने के बाद हो सकता है कि नया जीवन प्राप्त करते होंगे। दैट्स वाई इनको कुछ सामानों के साथ दफनाया जाता था, ताकि ऐसा हो कि लोगों को अगर मतलब जरूरत हो तो वो अपने सामानों का इस्तेमाल कर सके। ठीक है, और इस समय के जो औजार थे वो माइक्रोलिथ थे, छोटे पत्थर के औजार थे जो आमतौर पर क्रिप्टोक्रिस्टलीय सिलिका, चाल्डसेडनी या चर्ट से बने होते थे। दोनों ज्यामितीय और गैर ज्यामितीय आकार के होते थे। इनका उपयोग न केवल औजार के रूप में किया जाता था, बल्कि इन्हें लकड़ी या हड्डी के हैंडल,
पर बांधकर मिश्रित औजार भाले, तीर के सिरे और तनाती बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। इन माइक्रोलिथ ने मेसोलिथिक मनुष्य को छोटे जानवर और पक्षियों का शिकार करने में सक्षम बनाया। ठीक है, उसके बाद मध्य पाषाण काल के लोगों ने जानवरों के शिकार करने के बाद जानवरों की खाल से बने कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे। साथ में मध्य पाषाण काल के लोग कला प्रेमी थे और उन्होंने शैल कला की शुरुआत की। इन्होंने चित्र पर विशेष ज्यादातर इन्होंने इनके जो चित्र थे उनके विषय थे ज्यादातर जंगली जानवर के चित्र वगैरह बनाना, शिकार के दृश्य बनाना, नृत्य, भोजन संग्रह के ऐसी चित्रों को बनाना। और ये शैल चित्र धार्मिक प्रथाओं के बारे में भी हमें जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, और लिंग के आधार पर भी श्रम विभाजन को ये सभी चित्र दर्शाते हैं। गंगा के मैदानों में पहली बार मानव बस्ती इसी मध्य पाषाण काल के दरमियान बसी थी। अब महत्वपूर्ण मध्य पाषाण स्थल जो हमें प्राप्त हुए हैं, जैसे राजस्थान में बागौर में भारत के सबसे बड़े और सबसे अच्छे तरीके से प्रलेखित मध्य पाषाण स्थल हमें प्राप्त हुए हैं। राजस्थान का बागौर जो जिला है या जगह है पता नहीं, बागौर कोठारी नदी के किनारे है, जहां जानवर की हड्डियों और सीपियों के साथ माइक्रोलिथ की खुदाई हमें देखने को मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसी तरीके से मध्य प्रदेश के आदमगढ़ की बात करिए, जब हम आदमगढ़ जो है ये आपको लगभग भोपाल के आसपास ही है और ये भीमबेटका के आसपास में ही है आदमगढ़। तो यहाँ पर पशुओं को पालतू बनाए जाने का सबसे पुराना साक्ष्य मिला है। भारत भर में लगभग 150 मध्य पाषाण शैल कला स्थल मिले हैं, जिनमें मध्य भारत में भीमबेटका गुफाएं, उसके बाद खरवार, जौरा, कठोतिया, सुंदरगढ़, संबलपुर, एजुथू गुहा जैसे स्थल अधिक संख्या में है। ताप्ती, साबरमती, नर्मदा और माही नदी की कुछ घाटियों में भी हमें माइक्रोलिथ वगैरह मिले हैं। गुजरात के लंगनाज और पश्चिम बंगाल के बेहरानपुर में भी मध्य पाषाण युगीन स्थल मिले। लंगनाज से जंगली जानवरों के जैसे गेंडा, काला हिरण आदि हड्डी की खुदाई जो है वो हमें देखने को मिली है। इन जानवरों से मानव के कंकाल और बड़ी संख्या में माइक्रोलिथ वगैरह बरामद हुए हैं। ठीक है, यद्यपि अधिकांश मध्य पाषाण स्थलों पर मिट्टी के बर्तन अनुपस्थित है, फिर भी लंगनाज और मिर्जापुर ये दो जगह है जहां पर से हमें मिट्टी के कुछ बर्तन प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण युग की बस्तियों की अब हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पंचपत्र नदी घाटी और सोजत जो राजस्थान में है, इस इलाके में सूक्ष्म औजार काफी मात्रा में मिले। यहाँ पाई गई एक महत्वपूर्ण बस्ती तिलवारा है। ठीक है, तिलवारा में 2 सांस्कृतिक चरण पाए गए हैं। पहला चरण मध्य पाषाण युग का है। ठीक है, अरे भाई ये क्या हो गया? ठीक है, क्लियर है, इसको अगले स्लाइड में आते हैं। हाँ ठीक है, तथा इस चरण में जो है ना सूक्ष्म औजार मिले हैं और दूसरे चरण में चाक पर बने हुए मिट्टी के बर्तन और लोहे के टुकड़े इन सूक्ष्म औजारों के साथ पाए गए। मध्य पाषाण युग की बड़ी बस्तियों में से एक है बागौर, राजस्थान, जो कोठारी नदी पर स्थित है। बागौर की खुदाई में 3 संस्कृतियां हमें मिली है, जैसे जिनका पता हम रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति के माध्यम से लगाते हैं। और रेडियो कार्बन डेटिंग अवस्था 1 में संस्कृति की सबसे प्रारंभिक अवस्था का समय 5000 से 2000 BCE निश्चित किया गया है। उसी तरह गुजरात में ताप्ती, नर्मदा, माही और साबरमती नदियों के आसपास भी मध्य पाषाण युगीन बस्तियां पाई गई, जैसे अखज, बलसाना, हीरपुर, लंगनाज। साबरमती नदी के पूर्व में स्थित है। लंगनाज का विस्तार से अध्ययन किया गया है। ठीक है, लंगनाज में 3 सांस्कृतिक अवस्थाएं पाई गई। अवस्था 1 में सूक्ष्म औजार मिले हैं। सूक्ष्म औजारों में ब्लेड, त्रिकोणीय औजार, अर्धचंद्राकार औजार, खुरचनी और तक्षनी आदि हमें मिले हैं। विंध्य सतपुड़ा इलाके से मध्य पाषाण युग की अनेक बस्तियां मिली है। प्रयागराज जिले के प्रतापगढ़ इलाके में सराय नहर राय उत्तर प्रदेश में जो पड़ता है, इसका विस्तार से अध्ययन किया गया है। कैमूर पर्वत श्रृंखला में मध्य पाषाण युग के 2 प्रमुख बस्तियां मिली हैं, मोहराना पहाड़ उत्तर प्रदेश और लेखिया पहाड़। ठीक है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में अनेक सूक्ष्म औजार हमें देखने को मिले हैं और चित्रकारी भी हमें देखने को मिली है। ठीक है, भीमबेटका में पारिस्थितिकी संतुलन बसने की अनुकूलता। भीमबेटका के दक्षिण में आदमगढ़, होशंगाबाद के में मध्य पाषाण युग की प्रमुख बस्तियां पाई गई। इसी तरीके से कोंकण पश्चिमी घाट में पड़ता है। ठीक है, कोंकण के तटीय इलाके में आंतरिक पठार में भी मध्य पाषाण युग के औजार मिले हैं। कोंकण इलाके में कसवोल, जनियेरी, दभालगो, जलगढ़ जैसी प्रमुख बस्तियां पाई गई हैं। असीतास के बने दक्षिण पठार में भी अनेक मध्य पाषाण युगीन बस्तियां हमें मिली हैं। धूलिया और पूना जिले में भी सूक्ष्म औजार पाए गए। छोटा नागपुर पठार, उड़ीसा के तटीय मैदान क्षेत्र, उसके बाद बंगाल डेल्टा, ब्रह्मपुत्र घाटी और शिलांग पठारी इलाके में भी सूक्ष्म औजार हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, उसी तरीके से प्राक पाषाण युग के सूक्ष्म औजार छोटा नागपुर पठार में भी पाए गए हैं। मयूरभंज जो कि उड़ीसा में पड़ता है, कियोंझर और सुंदरगढ़ में भी सूक्ष्म औजार पाए गए हैं। पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी के किनारे बिभानपुर में भी खुदाई की गई है, यहाँ पर भी कुछ सूक्ष्म औजार मिले हैं। मेघालय की गारो जयंतिया हिल्स में भी जो स्थित सेवालगिरी 2 है, यहाँ पर भी हमें प्राक पाषाण युग के सूक्ष्म औजार पाए गए हैं। ठीक है, मतलब मिले हैं। कृष्ण और भीमा नदी के में भी अनेक सूक्ष्म औजार मिले हैं। यही सूक्ष्म औजार नव पाषाण संस्कृति के चरण में भी पाए गए थे। कर्नाटक पठार के पश्चिमी किनारे पर स्थित संगनकल में अनेक औजार मिले हैं, जैसे कोर, नुकीले औजार, चंद्राकार पत्थर आदि। ठीक है, मेरे ख्याल से इन सब बातों को आप लोग समझ गए होंगे। अगली स्लाइड में चलते हैं।
फिर गोदावरी की बात करें तो गोदावरी डेल्टा से भी सूक्ष्म औजार मिले हैं। यहाँ पर पाए गए औजार नवपाषाणीय संस्कृति से संबंधित है। कुन्नूर इलाके से भी काफी मात्रा में औजार मिले हैं। आंध्र प्रदेश के चित्तूर इलाके में रेनीगुंटा में सूक्ष्म औजार मिले हैं। चूंकि मध्यपाषाण युग की काल सीमा काफी लंबी थी और इस वजह से भारत में अनेक मध्यपाषाण युग की बस्तियां पाई गई। अतः विभिन्न बस्तियों को कालक्रमानुसार और वहां प्राप्त भौतिक अवशेषों के आधार पर वर्गीकृत करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, कालक्रम और सूक्ष्म औजारों की बहुतायत मध्यपाषाण युग के सूचक है। कुछ बस्तियां कालक्रमानुसार बाद की और कुछ पहले की है। ठीक है, ये सभी बस्तियां मध्यपाषाणीय परंपरा की बस्तियों की श्रेणी में गिनी जाती है। जैसे बागोरसराय, नहरराय और आदमगढ़ में मध्यपाषाण युग की बस्तियां पाई गई है। अब हम बात करते हैं जीवन यापन के तरीकों के बारे में। जो मध्यपाषाण युग जो है उसमें जो मनुष्य रहते थे वो कैसे रहते थे। तो कुल मिलाकर के आरंभिक जो मध्यपाषाणीय युग है और जो बस्तियां हैं उनमें से हमें जानवरों के जो अवशेष मिले हैं, जिसमें से भेड़ के, बकरी के, भैंस, सुअर, कुत्ता, दरियाई घोड़ा, बैन, उसके बाद बनेले, सुअर, गवल, गीदड़, भेड़िए, चीतर, सांबर, बारहसिंगे, खरगोश, काले हिरण, मृग, कछुए, शाही नेवले, छिपकली, मवेशियों आदि के अवशेष मिले हैं। इनमें से बहुत सी प्रजातियां मध्यपाषाण परंपरा के अंतर्गत विद्यमान रही। मध्यपाषाण परंपरा का प्रतिनिधित्व करने वाली बस्तियों में से जंगली भेड़, जंगली, उसके बाद क्लियर करता हूं मैं इसको। ठीक है, अरे भैया क्लियर हो जा। जंगली बकरी, गधा, हाथी, लोमड़ी, गवल, दरियाई घोड़ा, सांबर, खरगोश, शाही छिपकली, चूहा, मुर्गा, कछुआ इत्यादि हमें नहीं देखने को मिले। जबकि जंगली भैंसा, ऊंट, भेड़िया, गेंडा और नीलगाय पूरा मध्यपाषाणीय परंपरा के अंतर्गत पाए गए हैं। ये प्रजातियां आरंभिक मध्यपाषाणीय युग में अनुपस्थित थी, लेकिन बाद के मध्यपाषाणीय युग में ये सभी हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, मध्यपाषाण युग के दौरान लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे और मध्यपाषाण युग की अनेक बस्तियां जैसे लंगनाज और तिलवारा से मछली, कछुए, खरगोश, नेवले, शाही मृग, नीलगाय के अवशेष हमें पाए गए हैं, मतलब हमें मिले हैं। ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है कि भोजन के रूप में इनका उपयोग किया जाता होगा। शिकार करने और मछली मारने के अलावा मध्यपाषाण युग के लोग जंगली कंदमूल, फल फूल, मधु आदि का भी संग्रह करते थे। उनके भोजन का पूर्ण हिस्सा था। ऐसा प्रतीत होता है कि पौधे से प्राप्त भोजन शिकार से प्राप्त भोजन की अपेक्षा अधिक सुलभ था और इसलिए ये लोग इस समय अधिकतर पौधे से प्राप्त भोजन करना पसंद करने लग गए थे। ठीक है, क्लियर है। और कुछ वर्तमान शिकारी संग्रहकर्ताओं के संदर्भ में यह भी तर्क दिया जाता है उनका मुख्य भोजन जो है फल फूल है और शिकार से प्राप्त भोजन केवल एक पूरक का ही काम करता है। मतलब जब फल फूल से पेट नहीं भरता था तो हो सकता है वो लोग शिकार कर लेते होंगे। मध्यपाषाण युग के संदर्भ में पशु मांस और पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन के बीच तारतम्य स्थापित करना मुश्किल है, क्योंकि पौधों के अवशेष जल्दी नष्ट हो जाते हैं और जो जानवर के अवशेष हड्डी वगैरह है वो बच जाते हैं। इसलिए हमें एग्जैक्ट ये बता पाना असंभव है कि मतलब उस समय लोग सिर्फ फल फूल खाते थे या कि शिकार वगैरह भी करते, तो ये एग्जैक्टली बताना मुश्किल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे ये है कि देखिए जो पत्थर की गुफाओं की दीवारों पर बनाए गए चित्रों और नक्काशियों से मध्यपाषाण युग के सामाजिक जीवन और आर्थिक क्रियाकलाप के संबंध में हमें जानकारी मिलती है। इसमें से जो कुछ गुफाएं हैं जैसे भीमबेटका है, आदमगढ़ है, प्रतापगढ़ है, मिर्जापुर है, ये मध्यपाषाण युग की कला और चित्रकला की दृष्टि से समृद्ध केंद्र है। इन चित्रों से शिकार करने, भोजन जुटाने, मछली पकड़ने और अन्य मानवीय क्रियाकलापों की भी झलक हमें देखने को मिलती है। भीमबेटका में भी काफी चित्र बने मिले हैं। इनमें बहुत से जानवरों जैसे जंगली सुअर, भैंसे, बंदर, नीलगाय के चित्र हमें देखने को मिले हैं। इन चित्रों और नक्काशियों से हमें यौन संबंधों, बच्चों के जन्म, बच्चे के पालन पोषण और शव दफन इत्यादि के जो मतलब स्रोत हैं या इत्यादि की जो झलकियां हैं वो हमें देखने को मिलती है। इन सब बातों से संकेत मिलता है कि मध्यपाषाण युग में पुरापाषाण युग की अपेक्षा सामाजिक संगठन अत्यधिक सुदृढ़ हो गया था और ऐसा प्रतीत होता है कि मध्यपाषाण युग के लोगों का धार्मिक विश्वास पारिस्थितिकी और भौतिक परिस्थितियों से प्रभावित था। मध्यपाषाण युग के लोगों का जो जीवन है वो धार्मिक विश्वास की ओर बढ़ता जा रहा था। समानतः मानव समुदाय अपने अस्तित्व में सबसे अधिक लंबे समय तक शिकारी और संग्राहक के रूप में रहे। ठीक है, उनके अस्तित्व का यह चरण उनके पत्थर के औजारों से प्रकट होता है जिन्हें पुरातत्वविदों ने निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। ठीक है, इसकी चर्चा तो मैंने कर ही ली है और जो वो श्रेणी है वो कुछ नहीं है, पाषाण युग और लौह युग यही लिखा हुआ है, फिर भी मैं दिखा देता हूँ, है ना। ये पूर्व पाषाण और मध्य पाषाण, ये भैया क्या हो गया, तीसरा नंबर है। ये तीसरा नंबर नवपाषाण युग या नवपाषाण काल, ये जो है इससे पूछा जा सकता है प्रश्न कि नवपाषाण काल की चर्चा कीजिए, नवपाषाण काल के बारे में बताइए, नवपाषाण काल के लोगों की विशेषता बताइए, ये सब प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो टू द मेन पॉइंट में बात करूं तो नवपाषाण शब्द का इंग्लिश होता है नियोलिथिक, जिसको ग्रीक वर्ड नियो प्लस लिथिक से बनाया गया है। नियो मीन्स होता है नया एंड लिथिक मतलब होता है पत्थर। तो नया पत्थर का जो काल है उसे हम लोग नवपाषाण काल कहते हैं या इसे नवपाषाण क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें मनुष्य ने सामाजिक और आर्थिक जीवन में अपने कई बदलाव किए। नवपाषाण युग में मनुष्य भोजन संग्रहकर्ता से भोजन उत्पादक बन गया। अब देखिए पूरा पाषाण काल, ठीक है,
उसके बाद जो मध्य पाषाण काल था, इन दोनों कालों में मनुष्य जो है या तो शिकारी रहा या संग्रह करता रहा। बट नव पाषाण काल में मनुष्य जो है वो खाद्य उत्पादक बन गया और बस्ती में भी रहने लगा। ठीक है, ये खाद्य संग्रहकर्ता से या भोजन संग्रहकर्ता से भोजन उत्पादक बन गए। मानव समुदायों ने संस्कृति के एक नए चरण में प्रवेश किया, जब जीवित रहने के लिए उन्होंने प्रकृति के साधनों पर पूरी तरीके से निर्भर रहने के बजाय जौ, गेहूं और चावल जैसे अनाज उगाकर अपने भोजन का उत्पादन स्वयं करना शुरू किया और दूध तथा मांस की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रयोजनों के वास्ते उनके श्रम का उपयोग करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के पशुओं को भी पालना शुरू कर दिया। मानव संस्कृति के इसी चरण की शुरुआत नए प्रकार के पत्थर के औजारों से पता चलती है, जो औजार नवपाषाण औजार या नवपाषाण युग के औजार कहलाते हैं और इसे हम नवपाषाण क्रांति भी कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि नवपाषाण क्रांति क्या कहलाता है। ठीक है, और नवपाषाण औजार और इस चरण से संबंधित विभिन्न जो चीजें हैं, हम एक सेकंड अगली स्लाइड में आते हैं। अरे भैया ये क्या हो गया, हाँ, जो विभिन्न पहलू हैं, तो हम विभिन्न पहलुओं को देख करके ये पता लगाते हैं कि इस समय जो औजार बनाए जाते थे वो बहुत छोटे होते थे और बहुत महत्वपूर्ण होते थे। संस्कृति के इस चरण के विभिन्न महत्व हैं, जिनमें यह नवपाषाण संप्रदाय आते हैं या नवपाषाण समुदाय रहे थे। इस खंड में नील घाटी और पश्चिम एशिया में नवपाषाण संस्कृति के प्रसार तथा इसकी विशेषताओं पर भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण चरण की अध्ययन की पृष्ठभूमि के रूप में संक्षेप में विचार किया गया है। मतलब ये गलत, ये वाली लाइन कहाँ से उठा के ले आया मैं। वनस्पति कृषिकरण और पशुओं को पालना संस्कृति के नवपाषाण चरण का एक मुख्य विशिष्ट लक्षण माना गया है। ठीक है, वनस्पति करना, कृषि करना और पशुओं को पालना और समुदायों में रहना नवपाषाण काल का एक मुख्य लक्षण माना गया है। नियोलिथिक नवपाषाण शब्द का पहला प्रयोग सन जॉन लुबॉक ने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स सर्वप्रथम 1865 में जो प्रकाशित हुई थी उसमें किया था। उसने इस शब्द का प्रयोग उस युग को बताने के लिए किया था जिस युग में पत्थर के उपकरण अधिक कुशलता से और अधिक रूपों में बनाए गए और उन पर पॉलिश भी की गई थी। बाद में वी गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण तमपाषाण संस्कृति को बताने के लिए एक शब्द को गढ़ा जो है नवपाषाण शब्द, और यह शब्द अपने आप में यह बताने के लिए पर्याप्त था कि उस समय के लोग अन्न उत्पादक अर्थव्यवस्था में रहते थे। और माइल बर्किट ने इस बात पर जोर दिया कि निम्नलिखित विशिष्ट विशेषकों या को नवपाषाण संस्कृति में माना जाना चाहिए, जैसे कृषि कार्य करना, पशुओं को पालना, पत्थरों के औजारों का घर्षण और उन पर पॉलिश करना। आई होप मेरी बातों को आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, मृदभांड बना, मिट्टी के बर्तन भी ये लोग अब बनाने लग गए थे। अब नवपाषाण युग की विशेषताओं की बात करते हैं। सबसे पहले औजार और हथियार की बात करते हैं। लोग पॉलिश किए हुए औजार, पत्थरों से पॉलिश किए हुए पत्थरों के बने औजार और माइक्रोलिथ ब्लेड वगैरह का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, सेल्ट का इस्तेमाल खासतौर पर जमीन और पॉलिश किए गए हाथ की कुल्हाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण था। ठीक है, हड्डी से बने औजार और हथियारों के भी इस्तेमाल होते थे, जैसे सुई, खुरचनी, बोरक, तीर के सिरे इत्यादि। नए पॉलिश किए गए औजारों के इस्तेमाल से इंसानों के लिए खेती करना, शिकार करना और बेहतर गतिविधियों को करना आसान हो गया था। कृषि नवपाषाण युग के लोग जो है भूमि पर खेती करना सीख गए थे और रागी और कुल्थी जैसे फसल और मक्का उगाते थे। वे मवेशी, भेड़, बकरियों को भी पालते थे। मिट्टी के बर्तन की बात करें तो ये लोग मिट्टी के बर्तन बनाने सीख गए थे, मृदभांड जिसे कहते हैं। कृषि के आगमन के साथ जब लोगों को खाद्यान्न को, मतलब जब कृषि करने लगे तो खाद्य को संग्रह करने के लिए पहले ये जमीन में जो है ना अपने खाद्य का संग्रह करते थे। ठीक है, बट क्या होता था कि समय के साथ वो खाद्य, वो जो भोजन थे वो सड़ जाते थे, खराब हो जाते थे। दैट्स व्हाई इन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो ये खाना और फिर खाना पकाने के लिए भी मिट्टी के बर्तन जरूरी थे, तो इस वजह से इन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाने स्टार्ट कर दिए। इसलिए कहा जाता है कि इस चरण में मिट्टी के बर्तन बड़े पैमाने पर दिखाई दिए। इस अवधि के मिट्टी के बर्तनों को ग्रे वेयर, ब्लैक बर्निश्ड वेयर और मैट इम्प्रेस्ड वेयर के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। ठीक है, अरे भैया ये क्या हो गया, सबको इरेज करता हूं। नवपाषाण युग के शुरुआती चरणों में हाथ से बने मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, बट बाद में बर्तन बनाने के लिए पैर के पहिए का इस्तेमाल होने लगा, क्योंकि जो मध्य पाषाण काल था और जो नवपाषाण काल था, इन दोनों के बीच के समय में कुछ लोग बोलते हैं मध्य पाषाण काल में, कुछ लोग बोलते हैं नवपाषाण काल के स्टार्टिंग में पहिए का आविष्कार हो गया था, तो पहिए से बर्तन वगैरह बनने लगे। अब आवास और अस्थायी जीवन, तो नवपाषाण युग के लोग आयताकार और गोलाकार घरों में रहते थे जो मिट्टी और नरकट से बने होते थे। नवपाषाण युग के लोग नाव बनाना भी जान गए थे। ठीक है, कपास, ऊन और कपड़ा बनाना सीख गए थे। नवपाषाण युग के लोग अधिक अस्थायी जीवन व्यतीत करना सीख गए थे और सभ्यता की शुरुआत लगभग यहीं से हो गई थी। नवपाषाण काल के लोग पहाड़ी इलाकों से बहुत दूर नहीं रहते थे, मुख्य रूप से पहाड़ी, नदी, घाटियों, चट्टानों के आश्रय और पहाड़ों की ढलानों पर रहते थे, क्योंकि वे पूरी तरीके से पत्थर से बने हथियारों के औजार पर निर्भर थे। ये तो मैं बता चुका हूँ। महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल की बात करें तो कोल्डिहवा और महागढ़ा
इलाहाबाद के दक्षिण में स्थित है कोल्डीवा और महागढ़ा। इस स्थल पर गोलाकार झोपड़ियों के साथ साथ कच्चे हाथ से बने मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिले। यहाँ चावल के साक्ष्य भी मिले, जो न केवल भारत बल्कि दुनिया में चावल के सबसे पुराने साक्ष्य के रूप में जाने जाते हैं। कोल्डीवा और महागढ़ा, कोल्डीवा है शायद, ठीक है। मेहरगढ़, जो कि आज वर्तमान बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है, सबसे प्राचीन नवपाषाण काल स्थल, जहां पर लोग धूप में सुखाए गए ईंटों से बने घरों में रहते थे और कपास और गेहूं जैसे फसलों का उपयोग खेती में करते थे, ठीक है। क्लियर है। बुर्जहोम, जो कि आपको कश्मीर से मिला है, तो यहाँ पर घरेलू कुत्तों को उनके मालिकों के साथ उनकी कब्रों में दफना दिया जाता था। लोग गड्ढों में रहते थे, चूंकि वो बर्फीला इलाका था, तो गड्ढे बना करके रहते थे, तो थोड़ी गर्मी उनको मिलती थी, तो इस तरीके से वो जो है मतलब अपना जीवन यापन करते थे और पॉलिश किए हुए पत्थरों के साथ साथ हड्डियों से बने औजारों का इस्तेमाल करते थे। गुफकराल भी कश्मीर में है, यहाँ पर भी नवपाषाण काल के गड्ढे वाले आवास हमें मिले हैं, पत्थरों के औजार मिले हैं। घरों में बने कब्रिस्तान के लिए ये भी प्रसिद्ध है। मतलब यहाँ पर क्या था कि घर में ही कब्रिस्तान बना दिया जाता था मरने के बाद। चीराम, जो कि बिहार में नवपाषाण काल के लोग हड्डियों से बने औजारों और हथियारों का इस्तेमाल करते थे, इसके अवशेष यहाँ से मिले हैं। पिकलीहल, ब्रह्मागिरी, मास्की, उसके बाद तक्कलकोटा, हल्लूर, ये सब कर्नाटक में है। लोग मवेशी चराने वाले थे, भेड़ बकरियां पालते थे, ये सब हमें देखने को मिले। राख के टीले भी मिले हैं। बेलन घाटी, जो भी देखिए पर्वत की उत्तरी ढलानों और नर्मदा के मध्य भाग में स्थित है बेलन घाटी, ठीक है। तो यहाँ 3 चरणों अर्थात पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण, तीनों कालों के हमें सबूत देखने को मिलते हैं। नवपाषाण काल की संकल्पना में इधर कुछ वर्षों में परिवर्तन हुआ है। आधुनिक अध्ययन में उल्लेख किया गया है कि नवपाषाण शब्द उस पूर्व धातु चरण संस्कृति का सूचक होना चाहिए जब यहाँ रहने वाले ने अनाज उगाकर और पशुओं को पालतू बनाकर भोजन की विश्वस्त पूर्ति की व्यवस्था कर ली थी और एक स्थान पर टिक कर अपना जीवन बिताना आरंभ कर दिया था। फिर भी घर्षित पत्थर के औजार के आधार पर नवपाषाण संस्कृति की सर्वाधिक अनिवार्य विशेषता है। वनस्पति कृषिकरण और पशुओं को पालने से क्या हो रहा है, वही डिलीट क्यों नहीं हो रहा है। एक स्थान पर टिककर जीवन बिताने के आधार पर ग्राम समुदाय की शुरुआत भी हो गई थी। कृषि तकनीक की शुरुआत हुई, प्रकृति पर और अधिक नियंत्रण अथवा प्राकृतिक साधनों का दोहन शुरू हुआ। तथापि अपने स्वयं के उपमहाद्वीप में संस्कृति के नवपाषाण चरणों के साक्ष्यों और विनिर्दिष्टताओं पर विचार करने से पहले हम मनुष्य द्वारा भारत के बाहर के क्षेत्रों में तथा भारतीय उपमहाद्वीप में पशु को पालने तथा वनस्पति कि भाई ये क्या बकवासी लाइन मैंने ऐड कर दी है, दैट ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको यहीं पर इरेज कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं कि क्षेत्र और युग और खेती की जब हम बात करते हैं, जो कि नवपाषाण युग में स्टार्ट हुई थी, तो सबसे पहले नील घाटी में लगभग 12,500 समान युग पूर्व में गेहूं और जौ की खेती स्टार्ट हुई थी। उसके बाद पश्चिम एशिया, यहाँ पर 8500 समान युग पूर्व में गेहूं जौ। बलूचिस्तान में लगभग 6000 समान युग पूर्व में गेहूं और जौ। उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी में 5440 से 4530 में आपको चावल की खेती जो है हमें देखने को मिलती है, ठीक है। क्लियर है। दक्षिण भारत में 2500 से 1500 के आसपास। अब आते हैं ताम्रपाषाण युग में, ठीक है। ताम्रपाषाण युग, ये ताम्रपाषाण युग होता है तांबा प्लस पाषाण, मतलब तांबा प्लस पत्थर। देखिए इसकी चर्चा मैं यहाँ ज्यादातर नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो तांबा वाला युग है, ताम्रपाषाण युग की चर्चा हम सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास करेंगे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है ना, ये लगभग ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति थी। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के आसपास के लोग जो है ना, ये लोग तांबे का इस्तेमाल सीख गए थे। और राजस्थान का जो खेतड़ी खदान है, यहाँ से बहुत सारे अधिक मात्रा में तांबा वगैरह निकाला जाता था, ठीक है। तो ताम्रपाषाण युग की अगर हम बात करें, तो इस समय पत्थर के जो औजार होते थे उसके साथ साथ धातुओं का उपयोग शुरू हो गया। तांबा एक धातु है, ठीक है। और जो सबसे पहले इस्तेमाल की जाने वाली धातु थी वो तांबा थी। ताम्रपाषाण युग में मुख्य रूप से पूर्वी हड़प्पा का जो चरण था, जब स्टार्टिंग फेज ऑफ हड़प्पा था, हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत हो रही थी, तो उस समय देश के कई हिस्से में जो कांस्य संस्कृति है, कांसा तांबा जो है, तांबा ही कांसा है, मतलब उस समय मतलब कि तांबा कांसा वगैरह का स्टार्टिंग हो चुका था। तो ताम्रपाषाण युग की अगर विशेषताएं पूछा जाए आपसे एग्जाम में, तो उसमें कृषि और मवेशी पालन स्टार्ट हो गया था। ताम्रपाषाण युग में रहने वाले लोग पशुपालन करते थे, ठीक है, और खाद्यान्न की खेती करते थे, और वे गाय, भेड़, बकरी, सुअर और भैंस पालते थे और हिरणों का शिकार करते थे। ये स्पष्ट नहीं कि वे घोड़े से परिचित थे या नहीं, ये कंफर्म नहीं है। लोग गौ मांस खाते थे, लेकिन किसी भी जगह पर बड़े पैमाने पर सुअर के मांस खाने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। ताम्रपाषाण चरण के लोग गेहूं और चावल का उत्पादन करते थे, बाजरे की खेती करते थे, कई प्रकार की दालें जैसे मसूर, काला चना, हरा चना, घास, मटर। दक्कन की काली कपास मिट्टी में कपास का उत्पादन भी करते थे, और निचले दक्कन में रागी, बाजरा और कई तरह की अन्य बाजरा की भी खेती करते थे। पूर्वी क्षेत्रों में ताम्रपाषाण चरण के से संबंधित लोग मुख्य रूप से मछली और चावल पर निर्भर रहते थे, जो आज भी देश के उस हिस्से का लोकप्रिय आहार है, ठीक है। मेरे ख्याल से मेरी बातों को आप लोग समझ गए होंगे।
देखिए ताम्रपाषाण में मिट्टी के बर्तन और मिट्टी के बर्तन बहुत ज्यादा बनने लग गए थे। ठीक है, मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल होने लग गया था, जिनमें से एक को काला और लाल मिट्टी का बर्तन कहा जाता है और ऐसा लगता है कि उस युग में इसका प्रचलन व्यापक हो चुका था। गेरुए रंग के मिट्टी के बर्तन काफी लोकप्रिय थे। कुम्हार के चाक का इस्तेमाल होता था, वही पहिया वाला इस्तेमाल। ठीक है, और सफेद रेखीय डिजाइन के साथ पेंटिंग की जाती थी। ग्रामीण बस्तियां बसने लग गई थी। पाषाण युग में रहने वाले लोगों की विशेषता ये थी, ये ग्रामीण बस्तियों में रहते थे, पकी हुई ईंटों से परिचित हो गए थे, मिट्टी के ईंटों से बने फूस के घरों में रहने लग गए थे। सामाजिक असमानताओं की शुरुआत यहीं से हो गई थी, क्योंकि इस समय जो मुखिया होता था गांव का, वो आयताकार घरों में रहता था, जबकि आम लोग गोल झोपड़ियों में रहते थे। उनके अलावा गांव में जो है ना अलग अलग आकार के 35 से ज्यादा घर होते थे, जो गोलाकार या आयताकार होते थे। ताम्रपाषाण अर्थव्यवस्था को ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही माना जाता है, क्योंकि पहला शहरीकरण जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में हुआ था। कला और शिल्प की बात करें तो ताम्रपाषाण काल के लोग तांबे के कारीगर थे। वे तांबा को गलाने की कला जानते थे और पत्थर के काम में भी माहिर थे। कताई बुनाई जानते थे, कपड़ा बनाने की कला भी सीख चुके थे। हालांकि लिखने की कला वो अब भी नहीं जानते थे। लिखने की कला तो सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित हुई थी, जिसको हम आज तक नहीं पढ़ पाए हैं। ठीक है, पूजा अर्चना भी इन्होंने लगभग स्टार्ट कर दी थी। ताम्रपाषाण लोगों ने धरती की देवी की पूजा की, धरती की देवी की छोटी मूर्तियां बनाई और उनकी पूजा की। इस प्रकार यह कहना संभव है कि वे मातृ देवी की पूजा करते थे। मालवा और राजस्थान में बैल के शैलीगत टेराकोटा से पता चलता है कि बैल एक धार्मिक पशु के रूप में यहाँ पर कार्य करता था। शिशु मृत्यु दर की बात करते हैं तो ताम्रपाषाण काल के लोग हालांकि थोड़ा विकसित हो गए थे, लेकिन यहाँ शिशु मृत्यु दर अधिक है। ऐसा हमें तब पता चलता है जब हम पश्चिमी महाराष्ट्र में एक जगह खुदाई करते हैं, तो यहाँ पर बड़ी संख्या में बच्चों को दफनाने के संकेत मिले हैं। तो हम कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि खाद्य उत्पादक अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी यहाँ शिशु मृत्यु दर अधिक थी। हम कह सकते हैं कि ताम्रपाषाण काल में सामाजिक और आर्थिक पैटर्न ने दीर्घायु बनने को बढ़ावा नहीं दिया था। मतलब लोग ज्यादा मर रहे थे, हालांकि लोग ज्यादा डेवलप हो रहे थे, लेकिन फिर भी लोग मर रहे थे। लोग आभूषण वगैरह भी पहनना स्टार्ट कर दिए थे। एक सेकंड, लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया, मैं थोड़ा चार्जर ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, लग जा भाई, हाँ हो गया ऑन। तो आभूषण वगैरह का भी इस्तेमाल इन लोगों ने कर दिया था। महिलाएं शंख और हड्डी के आभूषण वगैरह पहनने लगी थी। बीड्स, मन के वगैरह भी इन्होंने पहनने स्टार्ट कर दिए थे। अपने बालों में बारीक काम वाली कंघी भी इस्तेमाल करने लगी थी। कार्लिनियन बीड्स, स्टीटाइट, क्वार्टजाइट क्रिस्टल जैसी अर्ध कीमती पत्थरों से मोती बनाती थी और पहनती थी। ठीक है, महत्वपूर्ण ताम्रपाषाण स्थल की बात करें तो आहार कल्चर, जो कि बनास घाटी दक्षिण आहार कल्चर, बनास कल्चर जो कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में पड़ते हैं। इन क्षेत्र के लोग धातु कर्म और धातु कर्म का काम करते थे। ठीक है, इनकी जानकारी भी रखते थे और अन्य समकालीन समुदायों को तांबों के औजार उपलब्ध कराते थे और यहाँ चावल की खेती होती थी। गिलुंड जो बनास घाटी में है राजस्थान में, यहाँ पर पत्थर ब्लेड उद्योग जो है काफी ज्यादा मात्रा में मतलब हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद दायमाबाद जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है। यहाँ यह गोदावरी नदी के किनारे है और जोड़वे संस्कृति का स्थल है, सबसे बड़ा स्थल है। और कांसे से बने गैंडे, हाथी सवार के साथ 2 पहियों वाला रथ, भैंस जैसे कांस्य वस्तुओं की बरामदगी के लिए यह प्रसिद्ध है। मालवा मध्य प्रदेश, मालवा संस्कृति की बस्तियां ज्यादातर नर्मदा और उनकी सहायक नदियों के किनारे हमें मिली है। यहाँ सबसे समृद्ध ताम्रपाषाण मिट्टियों के बर्तन और स्पिंडल व्हीलर्स मिले हैं। कायथा जो कि मध्य प्रदेश में है, कायथा संस्कृति की बस्तियां मुख्यतः चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे स्थित हैं। और उसके घरों में मिट्टी के प्लास्टर वाले फर्श थे। मिट्टी के बर्तनों में पूर्ण भरप्पा तत्व और तीखी किनारों वाली तांबे की वस्तुएं पाई गई है। चिरांद, सिनवार, सोनपुर, महिषदल ये इन राज्यों के प्रमुख ताम्रपाषाण स्थल है। सोनगांव, इनामगांव और नासिक, दायमाबाद, यहाँ भट्टियों और गोलाकार गड्ढे वाले मिट्टी के घर बनाए हुए मिले हैं। ठीक है, नर्मदा टोली नर्मदा नदी पर है। देश की सबसे बड़ी ताम्रपाषाण बस्तियों में से एक थी। 10 हेक्टेयर में फैली हुई थी नर्मदा टोली और यहाँ लगभग सभी प्रकार के खाद्यान्नों की खेती होती थी। उसी प्रकार से नेवासा, जोरवे महाराष्ट्र और एरन जो मध्य प्रदेश में है, और ये स्थल अपनी गैर हड़प्पा संस्कृति के लिए प्रसिद्ध था। मेरे ख्याल से मेरी बातों को आप लोग समझ गए होंगे। अब लौह युग की बात कर लेते हैं। लौह युग से अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो उसके उत्तर कैसे देने हैं उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। लौह युग में लोहे से बने औजार का व्यापक रूप से उपयोग हुआ और ये समय है आप लोगों को मौर्यन एम्पायर के समय का और उत्तर वैदिक काल के आसपास का, जब ये लोग जो है मतलब कि लोहे के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो गई, क्योंकि प्राप्त कर लिए थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि टीन और तांबा जो ये लोग मतलब यूज करते थे, जिससे ये लोग औजार वगैरह बनाते थे, इसकी जो उपलब्धता थी ना, इसमें अचानक कमी आ गई और जिसके कारण से कांसे का उपयोग जो है वो आगे मतलब नहीं हो सका। इसी कमी के परिणाम स्वरूप लोग अन्य धातुओं की खोज में निकल पड़े और धीरे धीरे यहाँ पर से लोहे का जो है खोज शुरू होता है और लोहे की खोज होती है। और लोहे के खोज के साथ ही लोहे का इस्तेमाल करके हथियार और औजार बनाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि लोहे को तो उच्च तापमान पर पिघलाया जाता है। तो समय के साथ लोगों ने भट्टियों का तापमान बढ़ाने के लिए धौकनी नामक जो कोई एक चीज है उसका इस्तेमाल किया
और लोहे के कई औजार इन्होंने बनाए। ठीक है, बाद में लोगों ने स्टील बनाने के लिए लोहे में कार्बन मिलाना स्टार्ट कर दिया। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि नए औजारों को फिर से ढालने के बजाय लोहे के औजारों को तेज किया जा सकता है। लोहे के औजारों का इस्तेमाल किससे सैन्य कार्रवाइयों और अन्य गतिविधियों में सुधार हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि जो 16 छोटे छोटे जनपद थे उसमें से एक मगध महाजनपद के तौर पर उभरा था। यही लोहे के वजह से, लोहा जो है ना वो बहुत अधिक मात्रा में वहां पे था और सैनिकों को बहुत सारे औजार हथियार वगैरह बना करके दे दिए गए थे ताकि कहीं पर भी कोई भी युद्ध जीतना हो तो आसानी से जीत जाते थे ये लोग। ठीक है, तो किसान ज्यादा मजबूत हो गए अब इसके लोहे के इस्तेमाल से, और मजबूत लोहे के हल के ब्लेड से जमीन पर जल्दी से जल्दी खेती कर लेते थे। तो कुल मिलाकर ये सारी बातें हैं जो कि हमें आपको और समझनी थी। निष्कर्ष ये है कि सांस्कृतिक विकास किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के लिए एक आवश्यक विषय है। यह विषय भाषाई क्षमता, सामाजिक व्यवहार और औजारों के उपयोग के संबंध में मानव जाति के अनुभवों में होने वाले परिवर्तनों को कवर करता है। ठीक है, क्लियर है। लेख में पाषाण युग से लेकर के लौह युग तक के सभी प्रागैतिहासिक संस्कृतियों को सूचीबद्ध किया गया है और यह आपको इस बारे में विस्तृत जानकारी देता है कि प्रत्येक समय रेखा के साथ मानव बस्तियों और जीवन जीने के तरीके में कैसे बदलाव आए। पूरा पाषाण काल में मानव क्या था? शिकारी। मध्य पाषाण काल में मानव क्या था? शिकारी। ठीक है, लेकिन नव पाषाण काल में मानव क्या था? उत्पादक, खाद्य उत्पादक था, घर भी बना लिए थे। ठीक है, उसी तरीके से नव पाषाण काल के बाद ताम्र पाषाण काल, खाद्य उत्पादक था, घर बना लिए थे, तांबे का इस्तेमाल कर लेता था। ठीक है, उसी तरीके से लौह काल में लोहे का इस्तेमाल, तांबे का इस्तेमाल कम कर दिया था, घर वगैरह अच्छा से बना लिए थे। उसके बाद लोगों को हथियार वगैरह भी अच्छे से बनाने की जो जानकारी है वो मिल गई थी। तो मेरे ख्याल से इन सभी बातों को आप लोग समझ गए होंगे और इसमें से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उन सभी को मैंने कवर करने की कोशिश की है। मैं आशा करता हूं कि ये जो प्रश्न वगैरह थे, ये जो डिस्कशन मैंने किया है, इससे आप लोगों को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचेगा। ठीक है, फिलहाल मैं टाइम देखता हूं कि कितना देर हो चुका है, उसके बाद हम आगे अगर डिस्कस करना होगा तो करेंगे और अगर नहीं करना होगा। बोलते बोलते मैंने वीडियो ही पॉज कर दिया, मतलब कि 1 घंटा 20 मिनट का लेक्चर लगभग हो चुका है। ठीक है, तो अगला जो प्रश्न है वो है हड़प्पा सभ्यता से आप क्या समझते हैं। हड़प्पा सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थलों की चर्चा कीजिए। एंड अगला, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों की विवेचना कीजिए। परिपक्व हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं क्या थी? आरंभिक हड़प्पा सभ्यता से इसे कैसे अलग कर सकते हैं? हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक विशेषताएं क्या थी? हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना तथा स्थापत्य कला का विवरण दीजिए। हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित धर्म और धार्मिक रीतियों की विवेचना कीजिए। अथवा हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन और व्यापार संजाल कैसा था? हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक विस्तार की चर्चा कीजिए। हड़प्पा सभ्यता के आवास प्रारूप पर चर्चा कीजिए। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था की चर्चा कीजिए। हड़प्पा सभ्यता के उद्भव पर टिप्पणी कीजिए। हड़प्पा सभ्यता के शहरीकरण के बारे में बताइए। अब हड़प्पा 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 बार बार मैं कह रहा हूं और यहाँ पर मैं बात करूंगा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। अगली स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ, 1 सेकेंड पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ, अगले स्लाइड में चलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता। तो हड़प्पा हड़प्पा बोल के मैं सिंधु घाटी सभ्यता की चर्चा क्यों कर रहा हूँ? पॉइंट टू बी नोटेड। तो बात यह है दोस्तों कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो मूल नाम है इसका। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता ही इसका मूल नाम है क्योंकि यह सभ्यता सिंधु घाटी, सिंधु नदी के किनारे स्थित थी। ठीक है, और घग्गर हाकरा बेल्ट नदी के किनारे स्थित थी, दैट्स वाई इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे पहले जिस शहर की खोज हुई, जिस शहर की खुदाई हुई, उसका नाम था हड़प्पा। ठीक है, और इसी कारण से इसी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में उल्लेख कीजिए तो आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में उल्लेख करना है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में उल्लेख कीजिए तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, दोनों एक ही है भाई। सिंधु घाटी सभ्यता बोले, हड़प्पा सभ्यता बोले या इंडस वैली सिविलाइजेशन बोले, सब एक ही हैं, तीनों के तीनों चीजें एक ही हैं। अब इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में एक विस्तार पूर्वक हम एक छोटी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो दरअसल देखिए 1827 की बात है। दरअसल एक ब्रिटिश फौज में एक सैनिक हुआ करता था जिसका नाम था चार्ल्स मेसन। ठीक है, तो मेसन को पुराने सिक्के कलेक्ट करने का शौक था, पुराने सिक्कों को इकट्ठे करने का शौक था, इसलिए उन्होंने फौजी की नौकरी छोड़ दी।
ठीक है। और वो पंजाब के इलाके में अपना भ्रमण करने लगा और पंजाब के इलाके में घूमते घूमते कई जगह उसने खुदाई की और उसे कई सारे पुरातन सिक्के मिले। और इसी सिलसिले में जब वो 1829 ईस्वी के आसपास माउंट गोमेरी नाम के जगह पर पहुंचा, आज के हिसाब से ये पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। और पाकिस्तान के जो पंजाब वाला रीजन है पाकिस्तान का, उसका जो साहिवाल जिला है उसमें पड़ता है। तो 1829 में जब वो वहां पहुंचा तो माउंट गोमेरी से करीब 25 किलोमीटर दूर हड़प्पा में मेसन को एक पुरातन शहर का कुछ अवशेष दिखाई देता है, ठीक है। और ये शहर किसने बनाया या कितना पुराना था, इसकी जानकारी लोगों को थी ही नहीं। और मेसन ने इस शहर को मतलब कि फिलहाल के लिए तो वहीं छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन जब वो अपने देश वापस लौटा, मतलब यूरोप वापस लौटा, तो उस शहर का मतलब वो जो हड़प्पा सभ्यता को जो उसने खोजा था, तो उसकी थोड़ी सी जानकारी उसने अपनी एक डायरी में दर्ज की, ठीक है। और दर्ज की और इंग्लैंड चूंकि वो अपने घर चला गया, और जब वो घर गया तो वहां पहुंचकर उसने एक किताब लिखी और उस किताब में उसने बलूचिस्तान, अफगानिस्तान और पंजाब के इलाके में जो अपनी यात्राएं की थी उसका ब्यौरा लिखा। और उसमें से उसने उस शहर का भी जिक्र किया जो कि पंजाब के माउंट गोमेरी से 25 किलोमीटर दूर था, जिसका नाम था हड़प्पा। उस शहर के बारे में भी इसकी जानकारी दी उसने, ठीक है। और लगभग इसी समय में जब ये मेसन नाम का जो व्यक्ति था, ठीक है, ये जो जेम्स लुइस या उर्फ चार्ल्स मेसन नाम का व्यक्ति था, जब ये सब जानकारी के बारे में लोगों को बता रहा था, तो इसी दौर में मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के नए नए राज्य जो है ना वो निकल रहे थे और फ्रांस ने मिस्र पर कब्जा कर रखा था, ठीक है। और वो खुदाई करके मिस्र की सभ्यता का पता लगा रहा था, कौन? फ्रांस, ठीक है। तो ये खबर पूरे यूरोप में फैली थी कि फ्रांस ने मिस्र पर कब्जा किया और मिस्र में मेसोपोटामिया की सभ्यता है जो जमीन के नीचे दबी हुई है और उसकी जानकारी लोग इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। तो पूरे यूरोप में ये खबर फैल रखी थी और इसी के चलते जो ब्रिटिश अफसर थे जो कि इंडिया में रह रहे थे, तो उनको भी आर्कियोलॉजी मतलब खोज, खुदाई, उत्खनन वगैरह का चस्का लगा हुआ था, ठीक है, चस्का चढ़ रहा था। तो इसी क्रम में 1861 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन अपने हाथ में ले लिया, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन अपने हाथ में ले लिया और इसी साल एक स्थापना की, और वो जो स्थापना की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI, और इसका पहला डायरेक्टर बनाया अलेक्जेंडर कनिंघम को। और कनिंघम ब्रिटिश फौज में एक अफसर थे और उन्होंने मतलब उन्हें जो है ना शुरुआत से ही आर्कियोलॉजी मतलब खोजबीन की शौक था, ठीक है। तो जो मेसन की किताब थी, जो चार्ल्स मेसन की किताब थी, उस पुस्तक को कनिंघम ने पढ़ा था, ठीक है, जो कनिंघम को डायरेक्टर बनाया गया था, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम को जो डायरेक्टर बनाया गया था, तो उस अलेक्जेंडर कनिंघम ने उस पुस्तक के बारे में पढ़ा था जो कि लुइस मेसन ने लिखा था, या जेम्स लुइस या चार्ल्स मेसन ने लिखा था, चार्ल्स मेसन ने लिखा था। तो मेसन की उस किताब को पढ़कर कनिंघम ने हड़प्पा का दौरा किया, ठीक है। हालांकि कनिंघम हड़प्पा की खोज में नहीं निकले थे, बल्कि वो बुद्ध स्तूपों की खोज में लगे थे। लेकिन शुरुआत में जब वो ये शहर पहुंचे, हड़प्पा पहुंचे, तो उन्हें लगा कि ये कोई खोया हुआ या मिट्टी के अंदर दबा हुआ बौद्ध शहर है, ठीक है। बाद में अलेक्जेंडर बर्न्स भी एक व्यक्ति था, उन्होंने भी हड़प्पा का संरक्षण किया और अपने निष्कर्ष में ये प्रकाशित किया कि भाई ये जो साइट है ये प्राचीन चिनाई से प्रयुक्त पकी हुई ईंटों पर बनी हुई है और यहाँ की स्थानीय आबादी जो कि इस ईंट को लूट करके ले जा रही थी, इसकी चर्चा इन्होंने नहीं की, ठीक है। और पंजाब में रेल लाइन भी बिछाई जा रही थी उस समय भी, वहां से वो जो हड़प्पा है वहां से मतलब गिट्टी और ईंट वगैरह निकाल करके रेल लाइन में लगाया जा रहा था, ठीक है। तो ये सब चर्चा बर्न्स ने अपने लेखन में किया, ठीक है। तो पुरातत्व सर्वेक्षण के जो कनिंघम थे उन्होंने हड़प्पा का फिर से दौरा किया, ठीक है। और 1875 में एक निष्कर्ष उन्होंने प्रकाशित किया और कहा कि यहाँ से हमें कुछ सील्स मिली हैं और उन्होंने यह थ्योरी दी कि ये सील भारत के बाहर से लाई गई है और हड़प्पा से मिले अवशेष 1000, अरे भैया ये क्या हो गया, 1000 साल पुराने हैं, ठीक है। अब ये बात यहीं दब गई, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि 1904 के आसपास ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए डायरेक्टर बने जिसका नाम था जॉन मार्शल, ठीक है। जॉन मार्शल ने क्या किया, दयाराम साहनी को हड़प्पा की खुदाई का काम सौंप दिया। लगभग इसी समय में सिंध प्रांत में एक और साइट पर कुछ अवशेष मिले थे और यह साइट था मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो जॉन मार्शल के संरक्षण में DR भंडारकर और RD बनर्जी, राखल दास बनर्जी ने इस साइट का इंस्पेक्शन स्टार्ट किया और 1923 में बनर्जी ने मार्शल को बताया, मतलब राखल दास बनर्जी ने जॉन मार्शल को बताया कि ये अति पुरातन काल का शहर हो सकता है। बनर्जी ने यह भी नोट किया कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में कई समानताएं थी
और दयाराम सहनी और बनर्जी के नोट्स जो है वो मिलाए गए और बात सत्य निकला। और अंत में 1924 में जॉन मार्शल ने लंदन में एक मैगजीन के माध्यम से यह घोषणा की कि उन्होंने एक पुरातन सभ्यता की खोज की है जिसका नाम दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता। चूंकि इस सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खोज हुई थी हड़प्पा की, इसलिए इसे हड़प्पन सभ्यता या हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो की जो खुदाई का काम है वो लगभग 1925 में स्टार्ट हुआ। 1924 में तो बताया गया कि भैया हाँ ये हड़प्पन सिविलाइजेशन है। मोहनजोदड़ो की अब विस्तृत खुदाई स्टार्ट हुई और ये खुदाई 1931 तक चली, लगभग 6 वर्ष तक। 1947 में बंटवारे के बाद जो ये मोहनजोदड़ो है ये पाकिस्तान में चला गया। आगे चलकर हरियाणा और पंजाब के इलाके में भी कुछ नए नए स्थल हमें देखने को मिले जो कि घग्गर और आकरा नदी के किनारे थे और कई साइट्स मिली। और ऐसा भी माना जाता है कि घग्गर आकरा असल में सरस्वती नदी थी जिसका वर्णन पौराणिक ग्रंथों में हमें मिलता है। बहरहाल जब साल 2002 आया तब तक हड़प्पन सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के 1000 से ज्यादा साइट्स को खोजा जा चुका था और 2008 की एक रिपोर्ट के अनुसार इनमें से 616 साइट्स भारत में है और 406 साइट्स पाकिस्तान के हिस्से में है। और सिंधु घाटी सभ्यता में 5 शहर प्रमुख थे: हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलीवेरा, गनेरीवाला और राखीगढ़ी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण किए गए। अलग अलग जो विद्वान थे उन्होंने कुछ इस तरीके से इसका निर्धारण किया है। जॉन मार्शल जो थे जिन्होंने ये बताया कि हमने एक सभ्यता की खोज की, उन्होंने बताया कि ये 3250 ईसा पूर्व से लेकर के 2750 ईसा पूर्व के आसपास का है। ठीक है, जबकि माधव स्वरूप वत्स ने बताया कि 3500 ईसा पूर्व से लेकर के 2700 ईसा पूर्व तक का है। ठीक उसी तरीके से अर्नेस्ट मैके ने बताया कि 2800 से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक का है। मार्टिपन व्हीलर ने 2500 से 1500 ईसा पूर्व तक बताया। फेयर सर्विस ने 2000 से 1500 ईसा पूर्व तक बताया। सीजे गैड ने 2350 से 1750 ईसा पूर्व तक बताया। डेल्स ने 2900 से 1900 ईसा पूर्व तक बताया। फिर उसके बाद अलिचन ने 2150 से 1750 ईसा पूर्व तक बताया। तो कुल मिलाकर के सबने अपनी अपनी थ्योरीज दी, अलग अलग टाइम फ्रेम दिया। हालांकि टाइम फ्रेम से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये हमारे प्रश्न में पूछा नहीं जा सकता क्योंकि इसमें खुद विद्वानों में कंफ्यूजन है, तो हम स्टूडेंट है भाई, हमें कौन सी बहुत बड़ी जानकारी है। अब मूल तो बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक था। अगर इससे आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए या सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की विवेचना कीजिए, तो आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान और भारत में पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों में पाए जा चुके हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का अगर भारतीय सीमा में सर्वाधिक उत्तरी कोई स्थल है तो पूरा स्थल है तो वो है मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी के तट पर स्थित है। और अगर दक्षिण पर बात करें तो सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है दायमाबाद, जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है। और सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी छोर जो है वो है मुडीगाक और सुतोगोई। ठीक है, सर्वाधिक उत्तरी छोर। ठीक है, और ये दोनों स्थल हिंदू कुश पर्वत के उत्तर में स्थित है। ठीक है, और सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में पड़ता है और ये पूर्वी पूरा स्थल और आलमगीरपुर है। ठीक है, सबसे पूर्व में अगर कोई है तो आलमगीरपुर है। ठीक है, क्लियर है, मेरी बातों को आप लोग समझ गए। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बताएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में कम से कम 4 प्रजातियां थी: प्रोटो एस्ट्रोलॉइड, उसके बाद भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और मंगोलॉइड। ठीक है, डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता आर्य थे। आर्य को लेकर के कुछ थ्योरीज हैं, वो आगे मैं अगले वीडियो सेशन में बताऊंगा। विद्वान राखालदास बनर्जी के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता द्रविड़ थे। विद्वान गार्डन चाइल्ड हीलर क्रेमर के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता सुमेरियन थे। सुमेरियन सभ्यता के लोग आकर के यहाँ बस गए थे। अमलानंद घोष व धर्मपाल अग्रवाल के ने सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता सोथी संस्कृति को माना है। और विद्वान फेयर सर्विस व रोमिला थापर ने सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता ग्रामीण संस्कृतियों को माना है। तो कुल मिलाकर के इनमें भी बहुत सारे कंफ्यूजन हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई। तो शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के लिए जिन साइट्स की खुदाई हुई उनमें से एक नाम है मेहरगढ़। ये साइट बलूचिस्तान में, इसका समय 7000 से 5500 ईसा पूर्व माना जाता है। इस काल में एक साइट भारत में भी ऐसी है जिसका नाम है भिरडाना, जो फतेहाबाद जिले में पड़ती है। इन दोनों साइट्स का समय लगभग सेम है, नियोलिथिक पीरियड यानी नवपाषाण काल का माना जाता है। आसान शब्दों में ये वो समय है जब इंसान ने खेती करना शुरू कर दिया था। इसे पूर्व हड़प्पा काल भी कहा जाता है क्योंकि इस काल में सभ्यता की शुरुआत नहीं हुई थी, बस छोटी छोटी बस्तियों का निर्माण हुआ था। क्लियर है, मेरी बातों को आप लोग समझ गए। और ये स्थल है मोहनजोदड़ो का, जो कि खोद करके मिट्टी से निकाला गया है, देख लीजिए।
ये सोर्स है थिंक स्टॉक से मैंने ये पिक्चर ली है। हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा या सिंधु घाटी में सभ्यता जो पनपी वो ईसा से 3300 साल पहले, जब पहाड़ी इलाकों में लोग पहाड़ी इलाकों से लोग मैदान की तरफ आए। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले सबसे पहले सील्स भी इसी समय की है। 2600 ईसा पूर्व आते आते नगरों की शुरुआत हुई, सबसे पहला नगरीकरण हुआ और इसी काल में लोगों ने बड़ी बड़ी दीवारें और चार दीवारी बनाकर अनाज के भंडारण की प्रक्रिया शुरू की। मिट्टी के बर्तन बनाना भी अब तक शुरू हो चुके थे। 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक के समय को सिंधु घाटी सभ्यता का स्वर्णिम काल माना जाता है। मेरे ख्याल से मेरी बातों को आप लोग समझ गए होंगे। अगली स्लाइड में चलते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में व्यवस्थित खुदाई शुरू हुई। मैंने जैसा कि बताया आपको 1926 से 31 तक चला था, ठीक है। तो जिससे पता चलता है कि उनकी शहरी योजना, पक्की ईंटों के घर, विस्तृत जल निकासी प्रणालियां, जल आपूर्ति प्रणालियां, बड़े गैर आवासीय भवनों के समूह और हस्तशिल्प और धातु विज्ञान की तकनीकों का पता चला। मतलब हमें इन सब की जानकारी मिली। ये मोहनजोदड़ो शहर की मुख्य गली है, ऐसे होते थे, ठीक है। अब सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम जो है वो कुछ इस तरीके से है कि इसको मूलतः 5 चरणों में विभाजित किया गया है। पूर्व हड़प्पा, पीढ़ी हड़प्पा, उसके बाद प्रारंभिक हड़प्पा, स्टार्टिंग हड़प्पा, उसके बाद परिपक्व हड़प्पा, मैच्योर हड़प्पा, और उत्तर हड़प्पा, लेटर हड़प्पा, और पोस्ट हड़प्पा मतलब लास्ट हड़प्पा या एंड हड़प्पा, ठीक है। तो 5 भागों में विभक्त किया गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो पीढ़ी हड़प्पन जो है लगभग 7000 से 5500 कृषि के विकास, जानवर को पालतू बनाने और मिट्टी के बर्तनों और औजारों के उत्पादन के साथ नवपाषाण काल से कांस्य युग तक का संक्रमण पीढ़ी हड़प्पन फेज में हुआ। अर्ली हड़प्पन में ये क्या है कि अन्य सभ्यताओं के साथ व्यापार नेटवर्क का उद्भव हुआ और जलमार्गों के पास बंदरगाहों, गोदी और गोदामों का निर्माण हुआ। मैच्योर हड़प्पन फेज 2800 से 1900 सिंधु घाटी सभ्यता का शहरीकरण हुआ। सांस्कृतिक उपलब्धियां चरम पर पहुंची, जिसमें मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा जैसे पूरे देश में सैकड़ों शहरों का निर्माण हुआ। इन शहरों की योजना एक ग्रिड प्रणाली के अनुसार बनाई गई, जिसमें परिष्कृत जल निकासी और सीवेज सिस्टम, सार्वजनिक स्नान घर उसके बाद अन्न भंडार और गढ़ शामिल थे। परिपक्व हड़प्पा चरण में स्टाम्प, सील और सिंधु लिपि का उपयोग भी देखा गया, जिन्हें दक्षिण एशिया में लेखन का सबसे प्रारंभिक रूप माना जाता है। लेट हड़प्पन फेज जो बाद का काल था, इसमें जलवायु परिवर्तन हुआ, प्राकृतिक आपदाएं आई, उत्तर से आर्य लोगों द्वारा आक्रमण हुआ या व्यापार संबंधों में नुकसान जैसे विभिन्न कारकों के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का स्टार्ट हुआ। अन्य सभ्यताएं शहरों को छोड़ दिया या नष्ट कर दिया गया। मतलब जो अन्य सभ्यताएं थी या तो वो उन्होंने शहरों को छोड़ दिया या शहरों को नष्ट कर दिया और लोग अन्यत्र चले गए, ठीक है। लेट हड़प्पन फेज में क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो पोस्ट हड़प्पन फेज है, सबसे अंतिम, यह सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद की अवधि है, जब दक्षिण एशिया में नई संस्कृतियों और साम्राज्यों का उदय हो रहा था। मतलब लगभग सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो चुकी थी। अब यहीं पर कुछ पिक्चर्स वगैरह हैं। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की जो समसामयिकता है, मतलब अन्य देशों के साथ कैसा क्या रहा। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन के साथ साथ दुनिया के सबसे पुरानी और सबसे उन्नत शहरी सभ्यताओं में से एक थी। अपने परिपक्व चरण के समय तक अन्य सभ्यताओं की तुलना में यह बहुत बड़े क्षेत्र में फैल गई थी, जिसमें सिंधु और उसकी सहायक नदियों के जलोढ़ मैदान तक 1500 किलोमीटर 900 मील का कोर शामिल था। सिंधु घाटी सभ्यता ने विभिन्न वातावरणों और संस्कृतियों वाले एक बड़े क्षेत्र को प्रभावित किया, जो मुख्य क्षेत्र से 10 गुना तक बड़ा था। सिंधु घाटी सभ्यता अन्य नदी सभ्यताओं के समकालीन थी, लेकिन यह उनसे बहुत बड़ी और बहुत अधिक विविध थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जनसंख्या लगभग 50 लाख से अधिक थी, ठीक है। अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में शहरी नियोजन, अर्बन प्लानिंग इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में शहरी नियोजन कैसा था। तो शहर की बात करते हैं तो खुदाई से पता चला है कि शहर 2 खंड में बटे हुए थे, पहला गढ़ और निचला मैदान, ठीक है। ऊंचे क्षेत्र छोटे थे और गढ़ के थे, और नीचे क्षेत्र निचले शहर से संबंधित थे, जिनके पास व्यापक क्षेत्र थे। सिंधु घाटी सभ्यता शहर जल निकासी और स्वच्छता की उत्कृष्ट प्रणाली के साथ अच्छी तरीके से योजनाबद्ध और व्यवस्थित था। शहरों में सार्वजनिक भवन जैसे अन्न भंडार, स्नान घर, कॉलेज और असेंबली हॉल, साथ ही आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्र भी थे। सड़कों की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें एक ग्रिड पैटर्न पर बनाई गई थी, जो समकोण पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती थी। ऐसे बनाए गए थे, ऐसे करके, ठीक है। जो 9 से 34 फीट तक थी और ईंटों तथा पत्थरों से पक्की थी, ठीक है। और सड़कों पर अच्छी तरीके से डिजाइन की गई थी और जल निकासी की व्यवस्था थी, जिसके किनारों पर ढकी हुई नालियां थी। नालियां घरों और सार्वजनिक भवनों से जुड़ी हुई थी और मुख्य सड़कों के नीचे बहने वाली बड़ी सीवरों में खाली हो जाती थी। घरों से जल निकासियां मोरियों द्वारा होती थी, जो मुख्य नालियों में गिरती थी, ठीक है।
और नालियां ईंटों या पत्थरों की सहायता से ढकी होती थी, परंतु कभी-कभी इनके निर्माण में चूने व जिप्सम का प्रयोग होता था। प्रत्येक मकानों से हमें ढकी हुई नालियां प्राप्त हुई है। नगर नियोजन व्यवस्था के अंतर्गत सड़कें व गलियां योजनानुसार निर्मित की गई। मुख्य सड़कें उत्तर से दक्षिण की तरफ होती थी तथा सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। नगर की प्रमुख सड़क को प्रथम सड़क कहा जाता था और नगरों में प्रवेश पूर्वी सड़क से होता था, और जहां ये प्रथम सड़क से मिलती थी उसे ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा जाता था। मकान की बात करें, संरचना के उद्देश्य और स्थान के आधार पर ईंटों को या तो धूप में सुखाया जाता था या भट्टियों में पकाया जाता था। भवन की बात करें, हड़प्पाकालीन नगरों में भवन साधारणतः आवासीय होते थे। इनमें 4-5 कमरे होते थे। 2 मंजिला भवनों का भी निर्माण कहीं-कहीं देखने को मिलता है। हड़प्पाकालीन भवनों में रसोई घर व स्नानागार होते थे। हड़प्पाकालीन भवनों का निर्माण सादगीपूर्ण रूप से किया जाता था। घरों के दरवाजे मुख्य सड़कों की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। हड़प्पा सभ्यता में कुछ सार्वजनिक भवन भी होते थे, जैसे स्नानागार और अन्नागार। सिंधु घाटी सभ्यता सार्वजनिक भवनों में एक अन्न भंडार, एक स्नानघर, एक कॉलेज और एक असेंबली हॉल शामिल थे। ईंट की बात करें तो हड़प्पा व मोहनजोदड़ो में पकाई गई ईंटों का प्रयोग किया गया था, जबकि कालीबंगा व रंगपुर नगरों में निर्माण कच्ची ईंटों के प्रयोग से हुआ था। ईंटों की विशेषता थी कि वे लंबाई, चौड़ाई और मोटाई में समान थी। उनकी एक समानता थी। ठीक है, क्लियर है। अगली स्लाइड में चलते हैं। सामान्यतः ईंट जो है वो कुछ इस प्रकार के थे, 10.25 गुना 5 गुना 2.25। ठीक है, और ईंट का अनुपात था 4:2:1। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी ईंट हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अब अगला जो टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि या हड़प्पा सभ्यता में कृषि का आविष्कार कैसे हुआ, हड़प्पा सभ्यता की कृषि की विवेचना कीजिए। इन सबसे संबंधित प्रश्न जो है वो बन सकते हैं, लेकिन मैं इन सभी प्रश्नों के डिस्कशन को अब अगले वीडियो सीरीज के लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि रात लगभग 1 बज चुके हैं रात के, और मैं थक भी गया हूं, काफी देर से मैं बोल रहा हूं। और आज के वीडियो सेशन में इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो सेशन में हम हड़प्पा सभ्यता को खत्म करेंगे, साथ ही हम सभी वैदिक सभ्यता को भी खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि है, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में लेखन प्रणाली है, फिर है उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में प्रौद्योगिकी और उपलब्धियां, उसके बाद आपको सिंधु घाटी सभ्यता में कला के मुख्य रूप और विशेषताएं, सिंधु घाटी में व्यापार और विदेशी संबंध, सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था, सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन, सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपालन, शिल्पकला, धातु मोहर लेखन, सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति और समाज, सिंधु घाटी सभ्यता का विरासत और प्रभाव, सिंधु घाटी सभ्यता का महत्व, सिंधु घाटी सभ्यता के अध्ययन की चुनौतियां, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो ये सभी चीजें हम पढ़ेंगे और अंतिम में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थलों की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो सेशन में बस इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो सेशन आप लोगों को अच्छा लगेगा और ये वीडियो सेशन आप लोगों के एग्जाम में आप लोगों की मदद करेगा। ठीक है, बाय बाय।